রেখেছো, অনেক আশা রেখে। আমায় ছোট্ট একটি মন দিয়েছো, অনেক আশা রেখে। মাটির গন্ধে, গাছের পাতায়, নদীর স্রোতে, দূর নীলিমায়। মাটির গন্ধে, গাছের পাতায়, নদীর স্রোতে, দূর নীলিমায়। বাধায় আমি পড়ে গেছি, শতেক বাধার পাখি। বাধায় আমি পড়ে গেছি, শতেক বাধার পাকে। তবু ডাকছো আমায় তারায় তারায়, মেঘের ফাঁকে ফাঁকে। আমায় ছোট্ট একটি মন দিয়েছো, অনেক আশা রেখে। জানি বন্ধু কাছেই থাকো, দূরের থেকে কেন ডাকো। জানি বন্ধু কাছেই থাকো, দূরের থেকে কেন ডাকো। পারি কি তাকাতে আমি, বলো তোমার দিকে। পারি কি তাকাতে আমি, বলো তোমার দিকে। তবু ডাকছো আমায় তারায় তারায়, মেঘের ফাঁকে ফাঁকে। আমায় ছোট্ট একটি মন দিয়েছো, অনেক আশা রেখে। ডাকছো আমায় তারায় তারায়, মেঘের ফাঁকে ফাঁকে। ডাকছো আমায় তারায় তারায়, মেঘের ফাঁকে ফাঁকে। আমায় ছোট্ট একটি মন দিয়েছো, অনেক আশা রেখে। আমায় ছোট্ট একটি মন দিয়েছো, অনেক আশা রেখে। আমায় ছোট্ট একটি মন দিয়েছো, অনেক আশা রেখে। বাবা নাম কেবলম, বাবা নাম কেবলম। 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 বাবা নাম কেবলম।
बाबा नाम केवलम। परमपिता बाबा की जय। सभी को मेरा नमस्कार और आज के सेशन में आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसा कि हम पिछले सेशन में सुन रहे थे, मंजुला दीदी 16 प्रिंसिपल्स ऑफ प्राउड के ऊपर डिस्कशन कर रही हैं, जो कि आनंद सूत्रम का भी एक चैप्टर है। फर्स्ट जो श्लोक है उसे हमने पिछली बार डिस्कस किया था। आगे के हम डिस्कशन के लिए फिर से इस बार मंजुला दीदी को आमंत्रित करते हैं, स्वागत करते हैं इस प्लेटफॉर्म पर। उसके जस्ट पहले मैं एक बार सभी को रिमाइंड करना चाहूंगी, जीपीआईएफ के रूल्स के अनुसार यह सेशन जो ट्यूसडे और वेडनेसडे का रहता है, यह यूजुअली सिर्फ दीदियों के लिए होता है। हालांकि अभी के सेशन में दादास भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन वो बीच में बात नहीं करेंगे, चैट बॉक्स में लिखेंगे, क्योंकि ये दीदियों का स्पेसिफिकली फोरम है। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि कृपया रूल्स को फॉलो करते हुए चलेंगे। मंजुला दीदी, नाउ यू आर प्लीज वेलकम। Namaskar Di, and thank you for telling the rules also, क्योंकि दादा लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हम कोई भी ऐसी चीज नहीं बात कर रहे हैं जो कि स्पेशली लेडीज के लिए हो, लेकिन फिर क्वेश्चन पूछने के लिए जैसा आपने कहा वो हो तो अच्छी बात है, और पर्टिकुलरली जो सब्जेक्ट होता है उसी का क्वेश्चन पूछा जाए तो अच्छा होगा, कोई न्यूसेंस क्रिएट ना हो। इसलिए तो पहली बात तो ये है कि पिछली बार हम लोगों ने वर्ण प्रधानता चक्रधारायम श्लोक को लिया है। उसके साथ दूसरा श्लोक जो है कि जो दूसरा फर्स्ट प्रिंसिपल है चक्रधारायम वर्ण प्रधानता, जिसमें हम लोगों ने वर्ण क्या है, पहली क्लास में वर्ण क्या है उसकी डिटेल में हमने क्लास ली थी, और उसके बाद में हमने वर्णों की कैरेक्टरिस्टिक्स भी लेना शुरू किया था, क्योंकि हमने पिछली क्लास में शूद्र की कैरेक्टरिस्टिक्स को लिया है। इस क्लास में भी मैं चाहती थी कि पहले हम लोग वर्णों की कैरेक्टरिस्टिक्स का डिटेल में अध्ययन करें, लेकिन फिर हमने सोचा या फिर हमने थोड़ा समझा कि हम लोगों को बीच बीच में ऐसा नहीं कि हम शूद्र विप्र वैश्य उसी की कैरेक्टरिस्टिक्स में लगे रहें, वो बहुत मोनोटोनस सा हो जाएगा। और इससे बेटर है कि हम लोग प्रिंसिपल को भी आगे लेते चले, और बीच बीच में हम इन सभी चीजों को लें जब जितनी जरूरत है, और क्वेश्चन आंसर में तो जरूर इनको लें कि इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए। ये इससे पहले ये जानने के कि प्राउड कब आएगा, सदविप्र कौन है, हमारे आसपास में जो लोग हैं वो ऐसे क्यों हैं, ये कहने से बेटर है कि हम पहले इनके कैरेक्टरिस्टिक्स जान लें। 4 साइकोलॉजीज ऑफ द सोशल वर्नास जो ये सोशल क्लासेस हैं 4, इनके जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स जान लेंगे तो हम अपने आप समझ लेते हैं कि अभी की सोसाइटी किस क्राइसिस से जा रही है, इसके आगे इसका रिजल्ट क्या होगा और रिजल्ट क्या होना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं उस प्रिंसिपल को फिर दोबारा रिपीट करूंगी जिसको हम ले रहे हैं अभी। ये दूसरा प्रिंसिपल ऑफ प्राउड है, चक्र केंद्र सद्विप्र चक्र नियंत्रिका। या अब चक्र के बारे में तो हम काफी इस पे डिटेल में बात कर चुके हैं कि सोशल साइकिल क्या है और वर्ण क्या है, वर्णों की कैरेक्टरिस्टिक्स एक की तो हमने डिटेल में ली है, दूसरों की भी हम आगे डिटेल्स में लेते रहेंगे। लेकिन अभी चक्र केंद्र सद्विप्र चक्र नियंत्रिका तो बहुत जरूरी है। इसमें बहुत ही आनंद मार्ग में और प्राउड में और प्राउडिस्ट में और सभी हमारे समाज के मेंबर्स हो या आनंद मार्गीज हो या जो भी इंटरेस्टेड है सोशल चेंजेस में, उसके नाम पे सद्विप्र बहुत ही यूज्ड वर्ड है। इसलिए मैं चाहूंगी कि ये सद्विप्र वर्ड में हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में इसको जाने। और इससे पहले कि मैं सद्विप्र पे बात करूं तो मैं चाहूंगी अपने प्राउडिस्ट मेंबर्स से कि ये सद्विप्र के बारे में हर कोई जानता है, कोई ऐसा ये कोई नया वर्ड नहीं है कि तो हम सिर्फ कोई 5 मिनट लेंगे। हर मेंबर अगर कुछ बोलना चाहे कि सद्विप्र के बारे में, सद्विप्र के अबाउट सद्विप्र, व्हाट दे फील, सद्विप्र की डेफिनेशन उनके हिसाब से क्या है, तो मुझे
अच्छा लगेगा फिर उसके क्योंकि उन चीजों को सारी डेफिनेशंस को मिला के हम आगे का स्टेप लेने की कोशिश करेंगे। तो सुप्रिया दी, आप भी तो जानती हैं सद्विप्र क्या है, तो आपके अकॉर्डिंग सद्विप्र क्या है? क्योंकि सद्विप्र के बहुत डेफिनेशंस दिए हैं बाबा ने, बहुत चैप्टर्स में दिए। जी दीदी, मेरे ध्यान में अभी जो आ रहा है दीदी, सद्विप्र के बारे में आपने जो बताया था कि सद्विप्र में सभी वर्ण के गुण होंगे, उनमें सभी वर्ण के गुण होंगे, पर किसी एक गुण की प्रधानता नहीं होगी, सारे गुणों का, सारे वर्णों के गुणों का उनमें समावेश रहेगा। ये बिल्कुल आपने दीदी। तो और कोई बोलना चाहेगा प्लीज? दीदी, जैसा सुप्रिया दीदी ने बोली कि सारे गुणों की उनमें प्रधानता होगी, वो गॉड सेंटर्ड पीपल होंगे, समाज में उनका समर्पण होगा, समाज के प्रति उनका दायित्व और समर्पण होगा, सेल्फ सेंटर्ड बिल्कुल नहीं होंगे। कुछ पता नहीं, इसके आगे मैं और किसी से ठीक है दीदी, ये भी ठीक है, क्योंकि ये भी एक डेफिनेशन है सद्विप्र की। और कोई देना चाहता है प्लीज? सभी लोग और कोई बोलना चाहता है? फिजिकली सिर्फ फिट, 2 लाइन की डेफिनेशन। फिजिकली फिट, मेंटली डेवलप एंड स्पिरिचुअली एलिवेटेड। पूनम दी, आप हैं? पूनम जी दीदी बोल रही जी हैं। दीदी, मैं जी हूँ। जी जी, फिजिकली फिट, ये तो बिल्कुल ही टू द पॉइंट डेफिनेशन है। थैंक यू दीदी। पूनम दी, आज जी का जी जो मैं सद्विप्र को ले रही हूँ, तो इसमें अगर आपको अच्छा लगे तो कुछ पॉइंट्स नोट कर दीजिएगा, नोट कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आपकी क्लास के काम आएगा, अगर आपको ये ठीक नहीं लगेगा तो हम दूसरा आपका, आप जो भी, अगर आपने कोई दूसरा आर्टिकल या दूसरा सब्जेक्ट रात को सोच के रखा है तो फिर हम उस पर भी बात कर सकेंगे। ठीक है? ठीक है दीदी। वैसे और आप सद्विप्र को देखिए, मैं आज सद्विप्र को दूसरी तरह से डिफाइन करने जा रही हूँ। आई थिंक बहुत कम लोग उस तरह उस वे में सोचे हुए। तो मुझे लगता है आज का जो हम लोग सद्विप्र की जो डेफिनेशन बात करने जा रहे हैं, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आप लोगों को ये नई लगेगी। और आई थिंक दिस इज ए न्यू कंसेप्ट, और इससे बहुत सी चीजें क्लियर कट होंगी। तो और कोई बोलना चाहेगा सद्विप्र को? प्लीज अनम्यूट करके बताएंगे दीदी। ये जी, कोई 16 भी अगर पॉइंट बोलना चाहे तो 16 पॉइंट प्लीज। इज वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर सद्विप्रास। फॉलोइंग 16 पॉइंट्स इज वेरी मच या इट इम्पोर्टेंट। इज वेरी इंपॉर्टेंट दीदी। वो तो हो गया, डेफिनेशन भी हो गई कि फिजिकली फिट, और ये। और कोई बोलना चाहेगा प्लीज? सिर्फ दीदी, डेफिनेशन 2 लाइन। अच्छा दीदी, बिल्कुल याद नहीं है, लेकिन स्टॉन्च मॉरलिस्ट होने चाहिए, आर्डेंट डिवोटी होने चाहिए, ये इस तरह का डेफिनेशन है। या ये भी है, यही है। अच्छा, और कोई बोलना नहीं चाहेगा तो फिर हम लोग शुरू करें? अगर और कोई बोलना चाहेगा तो प्लीज, नहीं तो हम लोग शुरू कर रहे हैं। नमस्कार दीदी, मैं विनीता। नमस्कार जी, विनीता नंद जी, नमस्कार। सद्विप्र जो 16 पॉइंट में एडमेंट हो और यम नियम में प्रतिष्ठित होने की कोशिश में लगा हो, और चारों गुणों की प्रधानता हो, साहसिक, चारों गुणों का साहस हो, और जी। सदैव प्रयत्नशील हो मानवता के कल्याण के लिए, सदैव प्रयासरत हो, निरंतर प्रयासरत हो। बिल्कुल ठीक है दीदी, ठीक है और दीदी। आत्म सुख की जगह समाज तत्व की एक लक्ष्य परम पुरुष, उनकी तरफ समाज को ले चलने की चेष्टा के लिए सदैव प्रयत्नशील हो, उन्हीं को लक्ष्य मान करके संग छद्म संग बदद्म की धारा पर, भावना पर सबको ले चलने के लिए प्रचेष्ट हो। जी जी जी, ठीक है। थैंक यू दीदी। गीता दीदी, आप कुछ बोलना चाहती हैं? राहुल दी, गीता राहुल दी, आप कुछ बोलना चाहती हैं? नहीं दीदी, मैं जस्ट अभी ज्वाइन की, आई एम सो सॉरी। ओके, थैंक यू। तो ठीक है, सब ये जितनी भी डेफिनेशन ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन आज मैं इस डेफिनेशन में एक बहुत बेसिक सी चीज हम ले रहे हैं, बहुत जरूरी है। क्योंकि हम लोग जब बोलते हैं कि सद्विप्र ऐसे होने चाहिए, कि इनकलकुलेट करना चाहिए, क्योंकि अगर प्राउड हम लोग बहुत बचपन से, या हमारी पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी से एक स्वप्न देखते आ रहे हैं कि प्राउड इम्प्लीमेंट होगा, सद्विप्र समाज आएगा, फिर सद्विप्राज होंगे, और सद्विप्राज कैसे होंगे, फिर बेनेवलेंट डिक्टेटरशिप होगी। सबसे बड़ी जो बात है, जो हमारे
सद्विप्र समाज में आती है कि चक्र केंद्रीय सद्विप्रा से चक्र नियंत्रिका। सोशल साइकिल होगा, सोशल साइकिल तो सेम होगा, वही क्षत्रिय, वही विप्रा, वही वैश्य, और वही फिर पेरिफेरल रेवोल्यूशन, और फिर बीच में शूद्र एरा को छोड़ के फिर क्षत्रिय। ये तो सेम वही होगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो एक बात मन में रखिए कि कहीं भी प्राउड के पहले प्रिंसिपल में नहीं लिखा है कि सद्विप्र रूल करेंगे। एक तो पहली बात है कि सद्विप्र कभी भी रूल नहीं करेगा, वर्णार्ज रूल करेंगे। जो वर्णार्ज हैं 3, तो मुझे लगता है बहुत से लोगों का हमारा मिसकंसेप्शन एक तो इसी श्लोक से खत्म हो जाता है कि जो हम लोग सोचते हैं कि शायद रूलिंग करने के लिए सद्विप्र होंगे, और पार्लियामेंट में 500 कितने मेंबर्स हैं, 544 मेंबर्स जो हैं, तो वो सद्विप्र होंगे, मार्गी होंगे, आनंद मार्गी होंगे, नियम फॉलो करने वाले होंगे। तो ऐसा नहीं होगा। वो भी कुछ मेंबर जरूर होंगे जो यम नियम फॉलो करते होंगे, लेकिन वो उसी चक्र के होंगे। वही सोशल साइकिल रूल करेगा। वो पार्लियामेंट में बैठेगा या नहीं बैठेगा, ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर दिया है कि 3 वर्णों का 3 तरह की गवर्नेंस होती है, अपनी अपनी गवर्नेंस होती है हमेशा ही। ये तो अपनी तीनों जो वर्ण है, तीनों वर्णों का वर्ण मतलब नहीं है कि क्षत्रिय जब आएंगे तो क्षत्रिय भी पार्लियामेंट में बैठेंगे, नहीं। क्षत्रिय लोगों का अपना एक बहुत ही सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल गवर्निंग होती है। तो उनका कोई दूसरा नाम होगा, जैसे पहले मोनार्की थी, ऑटोक्रेसी बोल सकते हैं, डिक्टेटरशिप बोल सकते हैं, या फिर कोई दूसरे तरह का एक सिस्टम इवॉल्व करेंगे। लेकिन क्षत्रियज और वैश्य का एक ही सिस्टम नहीं होगा, ये हम लोग जान चुके हैं, हम पहले क्लास में जान चुके हैं कि अपने अपने वर्णों का अपना अपना सिस्टम ऑफ रूलिंग होगा। सो डजंट मीन कि पार्लियामेंट में बैठ के ही क्षत्रिय एज आएगी या क्षत्रियज भी आके पार्लियामेंट में ही बैठेंगे। सो एक तो इस कंसेप्ट से बाहर हम लोगों को आना है। और दूसरा कंसेप्ट है चक्र केंद्रीय सद्विप्र चक्र नियंत्रिका। बीइंग इन द न्यूक्लियस, the Sadvipra will be controlling the new cycle. Means which cycle? The exploitative varna. He will only control the exploitative varna. How? By application of force. और इसी का जो अभी दीदी बोली थी कि staunch moralist and sincere spiritualist. स्टांच मॉरलिस्ट एंड स्पिरिचुअल एंड सिंसियर स्पिरिचुअलिस्ट। तो पहला प्रिंसिपल या पहला पोर्शन जो है सद्विप्र का, रिक्विजिट फैक्टर जो है, उसकी क्वालिटी जो है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक जो है, वो है स्टांच मॉरलिस्ट। तो ये एक मुझे लगता है आज की अगर क्लास हम स्टांच मॉरलिस्ट पे लेंगे तो वो एक नया एस्पेक्ट होगा, क्योंकि हमने बचपन से सद्विप्र की बहुत सी डेफिनेशन सुनी है, लेकिन हमने इस वे में सोचा ही नहीं है कि हमें हमेशा कभी हमें डर लगता है, कभी मुझे लगता है, आपको भी जरूर लगता होगा कि व्हाट डज सद्विप्रा मीन। डज सद्विप्रा मीन कि दो टाइम जो साधना करता है, जिसके 6 लेसन पूरे हो गए हैं, जिसके 16 विशेष योगा के लेसन पूरे हो गए हैं, जिसकी कपालिक साधना मिली है, क्या वो सद्विप्र है? तो हम देखते नहीं उसे। अभी तो मैं तो ऐसे ही बोल रही हूँ। हमें देखना ये है कि हमें बचपन से समझाया गया या बताया गया या इसी पहलू को लिया गया है कि साधना करो, हैं, साधना करो, 6 लेसन करो, 16 लेसन करो, विशेष योग जान जाओ, इंट्यूशन डेवलप होगी और वही सद्विप्र है। हमारे मन में ये है, लेकिन हमने बहुत बेसिक दो चीजें जो बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट से बाबा ने हर जगह पे लिखी हैं, जिसको हम नेग्लेक्ट किए, इग्नोर किए, या उसको हमें उस पर ज्यादा ना तो ध्यान दिलवाया गया है, सेमिनार हो या कोई हमारी प्रोग्राम हो, ना ज्यादा ध्यान दिलाया गया है और ना ज्यादा ध्यान हमने दिया है। तो बेसिक है स्टांच मॉरलिस्ट।
स्टांच मॉरलिस्ट सदविप्र की पहली क्वालिटी है। बताइए, स्टांच मॉरलिस्ट का मतलब है कि एक ऐसा मॉरलिस्ट होगा जो कभी ना अपने बच्चे में ना दूसरे के बच्चे में डिफरेंस करेगा, ना शमशान में ना घर में डिफरेंस करेगा, ना समाज में, जो अपना भाई भतीजावाद या अपना मेरा या दूसरा इन चीजों में डिफरेंस ही नहीं करेगा, जिसमें कोई रिवेंजफुलनेस नहीं होगी, मैग्नेनिमिटी ऑफ माइंड होगी, फॉरगिवनेस होगी, जिसमें अहिंसा नहीं होगी, जिसमें अस्तेय नहीं होगा, जिसमें जो सत्य पे चलेगा। तो ऐसा मॉरलिस्ट अगर कोई होगा तो फिर हमें डर लगेगा? बताइए, अगर ऐसा कोई मॉरलिस्ट होगा जो ना तो किसी को हर्ट करता है, ना किसी को मन वचन कर्म से हर्ट करता है, ना किसी की चीज को स्टील करता है, ना किसी की चीज को अपना मानता है, दूसरे की बिलोंगिंग्स को अपना ना मानते हुए कि इस पे मेरा हक है, someone others थिंग ये मेरी है। बहुत से लोगों में, चाहे वो आज सो कॉल्ड साधक हो, मार्गी हो, मैं हूं, आप हो, बहुत से लोगों में है कि बहुत सी चीजें जो दूसरे के पास ये हमारी हैं। और हमें बचपन में तो बहुत से लोगों का एक कंसेप्ट था कि प्राउड आएगा तो फिर दूसरों की चीजों को छीना जाएगा, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ये अभी भी बहुत से लोगों में मिसकंसेप्शन है कि ये जो दूसरों के पास ऐसी चीजें जो हमारे पास नहीं है, मींस हैव्स एंड हैव नॉट्स। हैव्स एंड हैव नॉट्स के बीच में जो डिफरेंस है, तो हैव्स के पास जो कुछ है दैट बिलोंग्स टू हैव नॉट्स। ये एक हमें बचपन से थोड़ा बहुत, मेरे ख्याल में सभी मार्गी लोगों को, पहली जनरेशन को, फिर सेकंड जनरेशन को कुछ टाइम के लिए ये कंसेप्ट था कि हैव्स और हैव नॉट्स का जो हैव्स के पास जो कुछ है हैव नॉट्स में बंटना चाहिए। सो ये चीजें सभी अस्तेय में आएंगी। हैव्स का हैव नॉट्स में बांटना ये अस्तेय में आएगा, unless and until there is a system to distribute it, redistribute it, unless until there is an ideology to redistribute it। ये जब तक ये न बोला जाए कि कॉस्मिक वेल्थ है और कॉस्मिक वेल्थ पे सब लोगों का हक है, तो कॉस्मिक लोगों पे सब लोगों का हक है। कौन अपनी स्किल से कितना कमाता है उसका उतना हक है, जो नहीं कमाता तो उसका भी हक है जीने का, लेकिन जो अपनी इससे कमाता है तो उसको भी अनलिमिटेड हक नहीं है। तो ऐसे कुछ रूल्स बनाना हमारे हाथ में, ऐसे कुछ रूल्स बनाना प्राउड के हाथ में। लेकिन प्राउड नहीं कह सकता कि हैव्स के आप बिल्कुल कुछ ही उसको अपनी स्किल से कुछ भी ये नहीं करने देंगे, अर्न नहीं करने देंगे। और जो हैव नॉट्स हैं तो उनको सब कुछ मुफ्त में ही बैठे ही देंगे, ऐसा नहीं है। कुछ वो हमें मेंटल बॉडी के लिए, फिजिकल वर्ल्ड के लिए, मटेरियल वर्ल्ड के लिए होंगे, लेकिन कॉम्प्लेक्सलेस साइक के लिए, कॉम्प्लेक्सलेस साइक के लिए जो कि जरूरी है। आई थिंक दीदी का कुछ नेटवर्क इशू था, आवाज भी क्लियर नहीं आ रही थी, दीदी लेफ्ट हो गई है। दीदी आप म्यूट हो गए हैं, मंजुला दीदी। अभी ठीक है? हाँ सुप्रिया दीदी, हाँ दीदी, आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही थी दीदी, अगर आप नेटवर्क दोबारा हाँ दीदी, आप एक बार या तो वीडियो ऑफ कर सकते हैं दीदी, तो भी आपकी वॉइस शायद क्लियर आ जाए। अभी क्लियर है? हाँ दीदी, अभी तो क्लियर आ रही है। अभी क्लियर है दीदी? जी जी दीदी, अभी क्लियर आ रही है। तो ठीक है। तो मैं कह रही थी कि ऐसे चीजों का हमें था और हमें फिर था कि सदविप्र समाज आएगा सब। तो मैं आज एक नया कंसेप्ट सदविप्र का ले रही हूँ जो कि बहुत जरूरी और मेन इंग्रेडिएंट है, स्टांच मॉरलिस्ट।
स्टांच मॉरलिस्ट होना इसलिए भी जरूरी है कि बाबा जब कहते हैं कि दोज हु परफॉर्म साधना ट्वाइस अ डे रेगुलरली थॉट, स्पिरिचुअलिस्ट बनने के लिए भी मॉरलिस्ट होना जरूरी है। एक स्पिरिचुअलिस्ट होने के लिए भी मोरालिटी होना बहुत जरूरी है, मोरालिटी बेस है। तो जब हम बोलते हैं कि स्टांच मॉरलिस्ट एंड सिंसियर स्पिरिचुअलिस्ट, तो सिंसियर स्पिरिचुअलिस्ट के लिए भी मोरलिस्ट होना जरूरी है और पर बनने के लिए स्टांच मॉरलिस्ट होना जरूरी है। सो दोनों चीजों के लिए स्टांच मोरालिटी बहुत जरूरी है। जब तक मोरालिटी नहीं होगी, ना ही हम स्पिरिचुअलिस्ट बन पाएंगे, ना ही हम मॉरलिस्ट बन पाएंगे। और जब तक हम मॉरलिस्ट नहीं होंगे तो ना ही हम स्पिरिचुअलिस्ट बन पाएंगे, ना ही हम सद्विपर बन पाएंगे। तो सद्विपर के लिए जितना भी मैं सोच रही थी, 3 दिन पहले सोच रही थी कि सद्विपर बनने का हम लोगों को सबको बहुत शौक है। सद्विपर बनने का सबका शौक है। एक ड्रीम है, एक स्वप्न है, एक गोल है, लेकिन हम बनेंगे कैसे? तो हम सोचते हैं कि चलो सुबह शाम साधना में बैठ जाते हैं, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा आंख बंद करके साधना कर रहे हैं और साधना हो नहीं रही है। हर कोई जानता है, हम लोग सभी जानते हैं कि साधना हमारी कितनी होती है। और साधना में भी बाबा एक और बात बोलते हैं कि साधना जब तुम कर रहे हो तो शुद्धियां बहुत जरूरी है। तो इसका मतलब साधना मीन्स एफर्ट है, एफर्ट टू कम्युनिकेट विद दैट डिविनिटी और मैक्रो कॉस्मिक माइंड। बट इस एफर्ट में भी जरूरी है कि शुद्धि हो। कहते हैं कि अगर आपके पास 45 मिनट्स है साधना के, तो 40 मिनट शुद्धियां करो, तब 5 मिनट्स का जो आपको इफेक्ट होगा साधना का, वो आपके 40 मिनट साधना विदाउट शुद्धि नहीं होगा। ये है बाबा साधना के लिए बोली हुई चीज। एक और चीज बोली हुई है साधना के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए, कि मोरालिटी के बिना स्पिरिचुअल पाथ पे आपकी एडवांसमेंट होगी ही नहीं। साधना इज एन इम्पॉसिबल, विदाउट यमा एंड नियमा साधना इज इम्पॉसिबल। अब इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग सभी लोग जानते हैं, अब जान जाएंगे कि हम लोग जब अपने आप को सद्विपर समझते हैं तो आप मुझे पहचान पाएंगी इस बात से कि मैं कितने यम नियम फॉलो कर सकती हूँ, या मेरी नेचर कितनी यम नियम के अकॉर्डिंग है। अगर मेरी नेचर यम नियम के अकॉर्डिंग नहीं है तो आप इसको वो ज्योमेट्री में हम जब कोई थ्योरम को कंक्लूड करते थे तो उसमें लास्ट में लिखा जाता था QED, क्वाड रैंडम डेमोन्स्ट्रेंडम। जो पूछा गया है वो हो गया। तो ये ज्योमेट्री की थ्योरम की तरह है कि अगर मेरी नेचर में बहुत मीननेस है, अगर मेरी नेचर में किसी के प्रति बहुत जलन है, हसद है, मेरी नेचर में अगर बहुत छोटी छोटी बातों पे रिवेंज लेने की नेचर है, तो उसका मतलब साफ है, आप उसको इक्वल टू कर सकते हैं कि मैं स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ी ही नहीं। मैंने ट्राई किया होगा, मैं ट्राई कर रही होंगी, या तो मैं ढोंग कर रही होंगी। ये एक बहुत ही जरूरी, बहुत हार्श वर्ड है, लेकिन हम मार्गी हैं सभी लोग, हम सभी साधना करने वाले लोग हैं। हमारे लिए बहुत जरूरी है ये हार्श वर्ड कि हम लोग बेसिक जो बाबा की बोली हुई चीज की विदाउट यमा एंड नियमा साधना इज एन इम्पॉसिबिलिटी, एंड विदाउट यमा एंड नियमा एंड विदाउट बीइंग एस्टैब्लिश्ड इन यमा एंड नियमा यू कांट बी ए सद्विपर। तो सद्विपर के लिए मॉरलिस्ट होना जरूरी है। अब मॉरलिस्ट कौन है? मोरालिटी पे कैसे चलेंगे? नेचुरली यम नियम इतने कठोर हैं कि हर कोई फॉलो नहीं कर सकता। हम जानते हैं, हमने इस पे क्लास ली है, बाबा ने खुद बोला है कि आप ट्राई करो। अच्छा, अब 2 चीजें, बाबा की 2 चीजें, अगर हमने बोला कि साधना ही नहीं होगी और हम लोग सोचना शुरू करेंगे या कुछ लोग सोचना शुरू करेंगे तो क्या हम जो साधना कर रहे हैं वो साधना नहीं हो रही है? उसमें 2 चीजें, एक तो है कि मोरालिटी इज द बेस ऑफ स्पिरिचुअलिटी। अगर आप सचमुच स्पिरिचुअल बनना चाहते हैं तो मोरालिटी को इनकलकुलेट करना पड़ेगा, मोरालिटी को डेवलप करना पड़ेगा, सत्य को डेवलप करना पड़ेगा, अस्तेय को छोड़ना पड़ेगा। ये सारी जितनी चीजें हम आगे पढ़ने वाले हैं। लेकिन उसके अलावा भी, क्योंकि महासंभूति आए हुए थे, क्योंकि महाकौल आए हुए थे इस धरती पे, तो उनकी ओर से एक हमें बून है जो स्पेशली सिर्फ हम लोगों के लिए है। जैसे सदाशिव को पूछा गया था, माँ पार्वती ने जब पूछा था कि मेरे बच्चों को मुक्ति कैसे होगी, हाउ विल दे गेट साल्वेशन, तो उन्होंने बोला था कि साधना करना पड़ेगा,
यम नियम फॉलो करने पड़ेंगे। तो उन्होंने वो तो बाबा की कहानी है, सबने पढ़ी हुई है कि माँ पार्वती फिर बोलती हैं कि नहीं, मेरे हर कोई बच्चे साधना नहीं कर पाते हैं, वो यम नियम फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो फिर 3 बार पूछने के बाद शिव बोलते हैं कि नहीं, यही एक रास्ता है मुक्ति पाने का, मोक्ष पाने का, मुक्ति पाने का, दूसरा कोई रास्ता नहीं। लेकिन फिर भी जब वो नहीं मानती हैं कि कुछ ना कुछ तो बोलिए, मेरे सभी बच्चे नॉटी हैं, वो नहीं कंसंट्रेट कर सकते, नहीं बैठ सकते साधना के लिए, तो क्या किया जाए? तो फिर सदाशिव कहते हैं कि फिर अपने बच्चों को बोलो कि वो आत्मसमर्पण करें, सरेंडर करें, तो फिर मैं उनको देख लूंगा, फिर मैं उनकी साधना के बारे में देख लूंगा। तो ये शिव जी का उस समय पे बोन था कि सरेंडर कर लो, फिर तुम्हारी साधना मैं ही कर लूंगा। इसका मतलब है कि साधना शिव कर लेंगे, मुक्ति शिव दे देंगे, वो अहेतु को कृपा से देंगे, लेकिन इससे नहीं मिलेगी उनको कि हम स्पिरिचुअलिस्ट बन गए हैं, हम बहुत बड़े सेंट बन गए हैं, जिनका हम लोग उन्हें अवतारिज्म या संभूति में पढ़ा है कि कुछ खंड अवतार, कल अवतार, कुछ थोड़े से महान पुरुष होते हैं, वो बनने के बीज नहीं हम में होंगे, लेकिन सरेंडर करेंगे तो मुक्ति मिलेगी। और बाबा ने इस बार आके बोला कि those who perform sadhana twice a day invariably thought of Param Purusha will certainly arise in their minds at the time of death. So हमारी जो जितनी भी साधना है, तो वो हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हम स्पिरिचुअलिस्ट होंगे, हम ये होंगे, वो होंगे, मुक्ति मिलेगी। हम इसलिए कर रहे हैं, एक हैबिट बना रहे हैं, चाहे वो 15 मिनट का, चाहे वो 20 मिनट का, चाहे वो आधा घंटे का, इसलिए बना रहे हैं कि उसमें बाबा ने गारंटी दी है कि लिबरेशन इज ए श्योर गारंटी। That Param Purusha will certainly arise in the time, in their mind at the time of death. तो ये जितनी भी साधना हम लोग कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं कि छोड़ना नहीं, यम नियम नहीं फॉलो होते, तो इसका मतलब ये नहीं है कि साधना छोड़ दो, साधना करो, यम नियम को ट्राई करो। अगर हम पहले बैठ जाएंगे कि यम नियम जब तक नहीं होंगे तो साधना नहीं करनी, तो तब हमें वो हैबिट नहीं बनेगा कि मरते समय हमें उनका ध्यान नहीं आएगा। तो ये जितनी हम साधना करते हैं, जो थोड़ी बहुत करो, छोड़ो मत, खाना छोड़ दो लेकिन साधना मत छोड़ो, ये भी बोला गया। वो इसलिए बोला गया है कि लास्ट मोमेंट में परम पुरुष का ध्यान आए, और जब वो ध्यान आएगा तो देयर लिबरेशन इज ए श्योर गारंटी। ये जैसे महाकौल सदाशिव ने ह्यूमैनिटी को एक बूंद दी थी कि सरेंडर करो और मुक्ति मिल जाएगी, वैसे ही परम पुरुष श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने इस बार आके एक बूंद दी है कि तुम 2 समय साधना करो तो मुक्ति मिल जाएगी। नहीं, लास्ट में तुम्हें परम पुरुष का ध्यान आ जाएगा और मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन उसके अलावा जो स्पिरिचुअलिस्ट बनना और सद्वीपर बनना है, तो वो तो जरूरी है। उसके लिए बाबा ने कोई भी बूंद नहीं दी है कि बस ये करो तो सद्वीपर बन जाओगे। उसके लिए सीधा सीधा बोला है स्टॉन्च मॉरलिस्ट बनो। और मॉरलिस्ट बनने के 2 सिस्टम है, मोरालिटी के भी 2 सिस्टम। एक सिंपल मोरालिटी है, जिसको अगर हम पढ़ेंगे तो देखेंगे कि बाबा लिखे हुए हैं कि सिंपल मोरालिटी में कितनी शक्ति है। जैसे कि हम देखते हैं महाभारत के जो कैरेक्टर्स हैं। सुप्रिया दी, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी दीदी, बिल्कुल क्लियर आ रही है दीदी। बिल्कुल क्लियर आ रही है, तो थैंक यू। क्योंकि अगर चली गई तो मुझे बोलिएगा, मुझे दोबारा फिर रीसेट करना पड़ेगा अपना इंटरनेट। आज मैं थोड़ा अंदर बैठी हूँ, तो मैं कह रही थी कि मोरालिटी 2 तरह की है, एक सिंपल मोरालिटी, एक स्पिरिचुअल मोरालिटी। सिंपल मोरालिटी में इतनी ज्यादा शक्ति है, जिसे हम जानते हैं कि महाभारत की कहानियां या नमामि कृष्ण सुंदरम की क्लासेस जब हमने ली हैं, तो और बाबा ने तो हर एक लेक्चर में जब भी आप महाभारत के कैरेक्टर्स की कहानियां पढ़ते हैं, तो बाबा ने उनको एंडोर्स किया है। ये नहीं कि वो कीवन दंतियां हैं, ऐसा नहीं कि वो ऐसी दंत कथाएं हैं, सच है यह। तो आज मैं एक और कहानी, मुझे याद दिलाइएगा अगर मैं भूल गई तो। मैं एक बहुत जरूरी एक कहानी सुनाने वाली हूँ, जो मैंने रिसेंटली एक मार्गी से सुनी है, द्रौपदी के चीरहरण की। तो बाबा क्या बोले थे उसके लिए, तो वो बहुत जरूरी है। तो बाबा इन चीजों के लिए बोले हुए हैं कि गंधारी ने जो आंखें बंद करके रखी थी, तो उनकी आंखों में वज्र बनाने की जो शक्ति आई थी, तो वो आई थी। वो कोई झूठ नहीं है, वो कोई कहानी नहीं है। तो वो क्यों थी? उनकी सिंपल मोरालिटी ऐसी थी कि मेरे पति नहीं देखते तो मैंने भी नहीं देखना है,
तो उन्होंने ऐसे मन कर्म वचन से उसको फॉलो किया। और बाबा लिखते हैं महाभारत की कहानियों में कि वो लोग सिंपल मॉरलिस्ट इसलिए नहीं थे कि सोचते थे, वो इसलिए भी थे कि वो लोग बहुत सिंपल थे, वो इतने कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं थे, उनका इंटेलेक्ट इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं था जितना हमारा है। हमारा इंटेलेक्ट कॉम्प्लिकेटेड होने से क्या कि हम नेगेटिव भी सोचते हैं, पॉजिटिव भी सोचते हैं। उस टाइम के लोग बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना होने से पॉजिटिव में भी बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव नहीं थे और नेगेटिव में भी बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव नहीं थे, जो फॉलो करते थे सिंसियरली फॉलो करते थे। तो हम देखते हैं गंधारी की शक्ति, फिर हम देखते हैं कर्ण की मोरालिटी। कर्ण को तो अभी तक ना श्री कृष्ण ने उनको, श्री कृष्ण को कितने पापड़ बेलने पड़े थे कर्ण को हरवाने के लिए। क्यों? क्योंकि वो इतने मॉरलिस्ट थे कि इवन श्री कृष्ण को बहाने बनाने पड़े कि उनको क्यों मारना पड़ा। ऐसे ही सिंपली श्री कृष्ण भी उन्हें नहीं मार सकते थे कि ये पापी है इसलिए मार दो। और फिर भीष्म पितामह का नाम ही सुनने से हमें पता है कि वो इतने भीष्म क्यों थे, क्योंकि उन्होंने कोई प्रण लिया था, कोई प्रतिज्ञा ली थी और वो ऐसी फॉलो की उन्होंने कि उसमें उनमें इतनी शक्ति थी कि वो किसी भी चीज को अपनी आंख से जला सकते थे। तो इतने भीष्म थे, क्यों थे? सिंपल मोरालिटी से, ज्यादा स्पिरिचुअल मोरालिटी उन्हें आती नहीं थी। और युधिष्ठिर जो सारी ताउम्र झूठ बोले ही नहीं, वो रीत को फॉलो करते थे। मोरालिटी में भी बहुत शक्ति है। मतलब माइंड को अगर आप एक विल के साथ किसी भी चीज पे अंदर बाहर एक ही स्ट्रेट लाइन में चलाएंगे तो बहुत माइंड की जितनी भी मेंटल पावर जो है वो आप में आ जाती है, आना जरूरी है। गंधारी अपने आंखों में वज्र बनाने की कैपेसिटी आई हुई थी। दानवीर कर्ण की दान करने की कैपेसिटी और उनका मॉरल स्ट्रेंथ को हम लोग जानते हैं। भीष्म पितामह के मॉरल स्ट्रेंथ को जानते हैं, कर्ण को जानते हैं, युधिष्ठिर को जानते हैं। ये थी सिंपल मोरालिटी। लेकिन अब सिंपल मोरालिटी के अलावा बाबा बोले ये सिर्फ हम लोगों को, जो कॉमन लोग हैं, हमें सिंपल मोरालिटी ही फॉलो करनी है। हमें सिंपल मोरालिटी के बीच में ही रहना, हमें नहीं ज्यादा। हम लोग आजकल आनंद मार्गी लोग ज्यादा ही मैनिपुलेटिव होकर हम लोग ज्यादा ही जलेबियां पकाते हैं कि हमें बाबा ने स्पिरिचुअल मोरालिटी बोला है इसलिए हम लोग झूठ भी बोले तो चलता है। तो मैं अभी बोल रही हूँ, मेरी जो समझ है, और आप अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो आप मुझे जरूर टोकिएगा बाद में और बोलिएगा कि ऐसा नहीं है दीदी प्लीज। लेकिन मैं जहां तक समझी हूँ तो जो भी स्पिरिचुअल मोरालिटी का, जो श्री कृष्ण ने फिर स्पिरिचुअल मोरालिटी को गीता के महाभारत के टाइम पे स्पिरिचुअल मोरालिटी का जो ज्ञान दिया, तो उसमें उन्होंने जितनी भी स्टोरीज लिखी हैं, जितनी भी मोरालिटी के फॉलो करने के जो डूज एंड डोंट्स हैं, तो उसमें उन्होंने वो सोसाइटी के लिए रखा हुआ है। जैसे कि स्पिरिचुअल मोरालिटी में आते हैं यम नियम। श्री कृष्ण ने कहा कि सिंपल मोरालिटी से नहीं चलेगा, धर्म की विजय के लिए, धर्म के सोशल एक्सप्लॉइटेशन को, एक्सप्लॉइटर्स को खत्म करने के लिए और अधर्म को हराने के लिए और धर्म की जीत कराने के लिए सिंपल मोरालिटी से नहीं चलेगा, स्पिरिचुअल मोरालिटी होनी चाहिए। तो स्पिरिचुअल मोरालिटी में उन्होंने कहा कि ये सत्य का मतलब क्या है? सत्य ये नहीं है कि तुम जो है वैसा ही बोलो, रीत ही बोलो। सत्य ये है कि अपने वर्ड्स का, द यूज ऑफ वर्ड्स फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी, यही है सत्य की डेफिनेशन दी हुई। तो सत्य का मतलब है वर्ड्स का यूज जो भी करना है तो अपने लिए नहीं, जो कि हम लोग कॉमन पीपल हैं, तो हम तो जब भी सत्य और रित में फर्क करना शुरू कर देंगे, क्योंकि हम आनंद मार्गी हैं, हम यम नियम को पढ़े हुए हैं। हम हर बाबा की बोली हुई चीजों को अपने पर्सपेक्टिव से उसको तोड़ मरोड़ के करने में अपने इंटरेस्ट्स को फुलफिल करने के लिए यूज करने की आदत होती है इंसान में। जब तक हम वो करेंगे, इसीलिए मैंने पहले से ही कहा कि ये जो स्पिरिचुअल मोरालिटी है तो वो इंडिविजुअल इसके लिए लीजिए मत। सत्य का जो कहना है
वो इंडिविजुअल के लिए बिल्कुल नहीं कहा। इंडिविजुअल में आपको रीति ही बोलना है। अगर आपको किसी सच्चाई बोलने से आपको कोई हार्म हो रहा है तो आप अपने आप को बचाने के लिए सच को नहीं तोड़ सकते और वहां पे सत्य नहीं ला सकते, लेकिन दूसरे को बचाने, दूसरे की लाइफ बचाने के लिए, किसी गाय को एक बूचर से बचाने के लिए, या किसी ऑपरेसर को ऑपरेसर से बचाने के लिए अगर आप झूठ बोलते हैं तो वो सत्य है। तो सत्य का हो गया। फिर है अस्तेय। अस्तेय का मतलब होता है नॉन स्टीलिंग। अगर हम नॉन स्टीलिंग, मैं सदविपर की बात हो रही हूँ, अगर एक इंसान में नॉन अस्तेय का भाव आ जाता, अस्तेय मीन्स द थिंग्स व्हिच द प्रॉपर्टी, मैटर या कोई भी एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज जिसका जो मेरा नहीं है, मैं उसको सोचूं भी ना कि वो मेरे नाम पे क्रेडिट मिले। जैसे कि कुछ लोगों को क्रेडिट देने की आदत होती है, किसी से कोई बात सुनते हैं, किसी से कोई नॉलेज की बात सुनते हैं, किसी का आर्टिकल है, किसी के नाम पे लिख दिया, अपने नाम पे लिख दिया, वो अस्तेय है। किसी की प्रॉपर्टी है, उस पे नजर डाल दी कि ये मुझे कैसे ना कैसे, जैसे तैसे मिल जाए। सबसे बड़ी बात आज में, क्योंकि हम वुमेन फोरम पे हैं, जब सबसे बड़ी अस्तेय की बात है, अगर हम अस्तेय फॉलो करें अपने लाइफ में तो हमारी सोसाइटी कैसी होगी। हमारी सोसाइटी में हम लोग शादी करके एक घर में आते हैं, बहुत कंट्रोवर्सी होगी और मैं चाहूंगी कि इस पे बहुत से क्वेश्चन आए बाद में। शादी करके दूसरे घर में आते हैं, जिस घर में 40 साल या 50 साल तक हमारी जो सास होती है उसने उस घर को चलाया होता, बनाया होता है। लेकिन अगर कोई लड़की आते ही बोले तो इसमें मुझे मिल जाए, इसमें मुझे उतना ही हक है जितना मेरी सास कर रही है, मैं वैसे ही घर को चलाऊंगी जैसे मेरी सास चलाती है, मेरी उतनी ही चलनी चाहिए जैसे मेरी सास चलाती है, तो इसको आप मॉरली क्या कहेंगे? अस्तेय बोलेंगे या क्योंकि ये लीगल राइट है, उसका, लेकिन क्या उसका मॉरल राइट है? अगर हर एक बहू और हर एक भाभी ये सोचना शुरू करे कि मेरा लीगल राइट है लेकिन मेरा मॉरल राइट नहीं है, what I have not earned, it doesn't belong to me, legally maybe, लेकिन morally it doesn't belong to me, और जब तक मैं खुद इसको अर्न नहीं करूंगी, अर्निंग में मेरी कंट्रीब्यूशन नहीं होगी, तो तब तक मैं एरोगेंटली इसमें अपना हिस्सा नहीं मांगूंगी। मैं लड़कियों के लिए बोल रही हूँ, और लड़कों के बहुत 7 भाई होते हैं, बड़ा भाई मेरे या छोटा भाई जो वो कुछ इतना धन दौलत बचा रहा है, या उसी ने सब कुछ किया है, तो उसने पैसा बचाया हुआ, उसने सोना बनाया हुआ है। जी दीदी आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है दीदी, वीडियो शायद ऑफ करना पड़ेगा। वीडियो ऑफ करती हूँ दीदी। तो अभी ठीक है? हाँ दीदी क्लियर है। तो ओके, मैं बता रही थी कि अस्तेय से हम लोगों के समाज में कितना प्रॉब्लम आती है। अगर हम अस्तेय फॉलो करना शुरू कर दें, एटलीस्ट आनंद मार्गी लोग अस्तेय फॉलो करना शुरू कर दें, अपने बच्चों को अस्तेय फॉलो करवाना शुरू कर दें, तो सोसाइटी कितनी एक क्या आवाज नहीं आ तो रही है। शुरू कर दें तो ये अभी मीरा दी अभी आवाज नहीं आ रही? आ रही है दीदी। आ रही है? जी दीदी आ रही है, आवाज आ रही है। तो मैं कह रही हूँ कि अस्तेय, अगर मैं तो बोल रही थी कि घर में कैसे एक अगर भाभी एक बहू अस्तेय फॉलो करेगी तो प्रॉब्लम्स नहीं होगी। एक भाई, एक बड़ा भाई, एक छोटा भाई जो बिजनेस चलाता है, जो बाद में प्रॉपर्टी की डिवीजन करता है, उसमें थोड़ा सा छोटे भाई का हिस्सा अपने अंदर रख देता है, और वो मन में फील करता है कि क्योंकि मैंने देखा है सो इट बिलोंग्स टू मी, क्योंकि आज तक मैंने इसमें हार्ड वर्क किया सो इट बिलोंग्स टू मी। तो अगर ये चीजें हम लोग अस्तेय को लेके चले तो ये प्रॉब्लम्स ही सोसाइटी में ना आए। तो अगर एक इंसान पूरा अस्तेय फॉलो करे, वो दूसरे की प्रॉपर्टी पे, दूसरे की चीज पे मन से भी न चाहे,
चाहे वो सोसाइटी का पैसा हो, सोसाइटी का पैसा हो और मैं सोसाइटी का काम कर रही हूँ, तो मेरे मन में आ जाए कि ये सोसाइटी का मनी बिलोंग्स टू मी, बिकॉज आई एम डूइंग वर्क फॉर द सोशल थिंग्स, इट बिलोंग्स टू मी। तो जब ये चीजें आती हैं तो हम लोगों को वैसी क्वालिटी जब तक सद्विपर में रहे, जब तक किसी भी इंसान में ऐसी क्वालिटीज अस्ते को पूरा अपने आप में इनकलकुलेट करना, अहिंसा को इनकलकुलेट करना, सत्य अहिंसा, अस्ते को इनकलकुलेट, सत्य को अहिंसा को, अहिंसा मीन्स किसी को हर्ट नहीं करना है, किसी को भी मन वचन कर्म से हर्ट नहीं करना है। तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, फिर अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अपरिग्रह का मालूम है कि जितनी चीज हमें जरूरत है उतनी ही यूज करनी, उसका तो हम लोग यम नियम की क्लास अगर कभी लेंगे तो वो क्लास ही दूसरी होगी। लेकिन अगर ये चीजें, तो फिर ये हुआ कि हमें अपने आप को अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी को कैसे डेवलप करना है, अपनी पर्सनैलिटी हमारी कैसे होनी चाहिए। तो दिस इज एडजस्टमेंट ऑफ द इंटरनल एडजस्टमेंट ऑफ मी विद माई सेल्फ। तो ये है यम। और नियम क्या है? नियम इज मेरी एडजस्टमेंट विद द सोसाइटी। फॉर यमा मैं अकेली जिम्मेवार हूँ यमा साधना के लिए। how I develop myself, how I communicate with the society, yama। और फिर नियम है how I communicate with myself। यम में है कि मैं सोसाइटी से कैसे अपने रिश्ते को रखती हूँ। मेरे यम को फॉलो करने के लिए दो एंटिटीज की जरूरत है, एक सोसाइटी है, एक दूसरा है, एक मैं हूँ। दो एंटिटीज होनी चाहिए। यम इज योर adjustment with behavior, your relationship with the society or with the other member of family या member of society। नियम है your own relationship with your own self। तो नियम में क्या होगा? शौच, संतोष, तप, ये सारी चीजें हम जानते हैं। जब अगर जरूरत होगी तो हम इसकी क्लास भी इसको डिटेल में ले सकते हैं। लेकिन आप जब अगर फर्ज कीजिए कि ये चीजें एक इंसान में, और फिर उसके बाद फिर बाबा ने उसके बाद और चीजें दे दी, 16 पॉइंट्स दे दिए, फिर पंचदशील दे दिए, ये चीजें जिस इंसान की कैलकुलेट होंगी तो वही सद्विप्र होगा। अगर ऐसा इंसान जिससे हमें डर ना लगे कि हमारे घर में आया है तो हमारी चीजों को चोरी नहीं होगी, हमारे घर में आए हुए हैं, चोरी बिल्कुल नहीं करेंगे, चाहे वहां पे प्रेशियस थिंग्स, गोल्ड, हीरे जवाहरात आप टेबल पे रखिए, तो हमें ये कि ये चोरी नहीं करेंगे। फिर हमें विश्वास हो जाएंगे कि अगर हमारी कोई वीकनेस इनके हाथ में आ जाती है तो ये हमें हर्ट नहीं करेंगे, ये हमें कभी भी हर्ट करने का सोचेंगे भी नहीं, ना मन में सोचेंगे ना बाहर सोचेंगे, ना हमें पनिश करने का सोचेंगे, ना हमें डिफीट करने का सोचेंगे, ना हमें डिमोरलाइज करने का सोचेंगे। तो और फिर अस्ते हमारी चोरी नहीं करेंगे, सत्य हमें हर्ट नहीं करेंगे, अहिंसा वो भी हमें हर्ट नहीं करेंगे, और फिर अपरिग्रह, नेचुरली वो इतनी चीजें नहीं रखते हैं जितनी की उनको जरूरत नहीं है। अगर हमें ये विश्वास हो जाए तो उस इंसान पे हम लोग विश्वास करेंगे या नहीं कि वो बेनेवोलेंट डिक्टेटरशिप हो सकता है? बताइए। अब बेनेवोलेंट डिक्टेटरशिप में अगर ये सारी क्वालिटीज आ जाए कि वो झूठ नहीं बोलेगा, वो सत्य पे चलेगा, अस्ते चोरी नहीं करेगा, वो किसी को हर्ट नहीं करेगा, किसी को मॉरली डिमोरलाइज नहीं करेगा, किसी की वीकनेस को मिसयूटिलाइज नहीं करेगा, तो हमें फिर जो बाबा बोले हुए हैं कि आपकी कोई भी गलती हो तो किसी भी आचार्य के पास जाके आप बताओ और पनिशमेंट लो, वो सारी चीजें तब आएगी जब हमें विश्वास हो जाएगा कि यम नियम फॉलो हो रहे हैं। अगर यम नियम फॉलो नहीं होते हैं तो सद्विपर बन ही नहीं सकते हैं जब तक सिंपल मोरालिटी विद स्पिरिचुअल मोरालिटी ना हो। फिर स्पिरिचुअल मोरालिटी में दूसरा पोर्शन क्या है कि सत्य, अहिंसा, अस्तेय, शौच, संतोष। तो मोरालिटी सद्विपर की पहली जो चक्र केंद्रीय सद्विपर में जो बाबा ने पहला बोला कि स्टॉन्च मॉरलिस्ट, तो ये स्टॉन्च मॉरलिस्ट का हम जीवन वेद में जाते हैं। जीवन वेद में बाबा बोलते हैं कि मोरालिटी इज द बेस ऑफ स्पिरिचुअलिटी। सो मोरालिटी के बिना कोई भी स्पिरिचुअल पाथ पे आगे जा ही नहीं सकता।
फिर बाबा कहते हैं कि मोरालिटी क्या है। अगर हम 10 रुपए कोई हमें ब्राइब दे रहा है तो हम ना बोलेंगे, 20 दे रहा है वो ना बोलेंगे, 1 लाख दे रहा है तो ना बोलेंगे। लेकिन अगर हमारा फर्ज कीजिए हमारा बच्चा हमारे ईयर वन में है उसे, और उसे कोई इतना बहुत जरूरत है, फर्ज कीजिए सोचिए कि बहुत जरूरत है उसे ऑपरेशन की और सर्जरी के लिए 50 लाख रुपए की जरूरत है, और उस टाइम पे मुझे कोई 1 करोड़ रुपए का सूटकेस लेके आता है, तो तब भी मैं ना बोल पाऊंगी। मोरालिटी वो है। तो बाबा कहते हैं मॉरल होने के लिए आपको कोई जरूरत नहीं है प्रैक्टिस करने की। मोरालिटी तो आपका जन्मजात प्रॉपर्टी है। एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो बिल्कुल सिंपल और मॉरलिस्ट ही पैदा होता है। वो जो ये चोरी करना, जो ये मैनिपुलेशन करना, जो ये भ्रष्टाचार सीखना, जो ये अपने स्वार्थ के बारे में सोचना, स्वार्थी होना, ये बाद में पैदा होने के बाद सोसाइटी से सीखता है, घर से सीखता है, नीड्स से सीखता है। जब नीड्स बहुत ज्यादा हो जाती हैं, परिग्रह फॉलो नहीं होता है, तो तब सीखता है और तब ये चीजें आती है। तो मॉरलिस्ट होना को बाबा कहते हैं मॉरलिस्ट, कुछ लोग मॉरलिस्ट होते हैं, थोड़ा सा ऑनेस्ट होते हैं और बहुत ज्यादा प्राउड हो जाते हैं, बहुत ज्यादा अहंकारी हो जाते हैं कि मैं तो बहुत मॉरलिस्ट हूँ। तो बाबा कहते हैं इसमें प्राउड होने की क्या बात है, क्योंकि मॉरलिस्ट होने के लिए तुम लोगों को सोचना नहीं पड़ता, झूठ बोलने के लिए सोचना पड़ता है। सच बोलने, अगर हमें झूठ बोलना है तो हम 3-3 के लिए बार करना है। अगर हम इंटेलिजेंट नहीं होंगे तो एक बार एक झूठ बोलेंगे, फिर दूसरी बार हम दूसरी तरह से बोलेंगे, तीसरी जगह जाके तीसरी बार बोलेंगे और पकड़े जाएंगे। पकड़े ना जाएं तो इसलिए हम अपने इंटेलेक्ट को कितना यूज करेंगे झूठ बोलने के लिए, लेकिन सत्य बोलने के लिए हमें बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। हम जो एक बार सत्य बोलते हैं वो दूसरी बार भी बोलेंगे, तीसरी बार भी बोलेंगे। तो सच बोलने के लिए हमें झूठ नहीं सोचना नहीं पड़ता है, इंटेलेक्ट की जरूरत नहीं झूठ बोलने के लिए है। धोखा देने के लिए इंटेलेक्ट की जरूरत है, सिंपल रहने के लिए नहीं। किसी की सैलरी को किसी मजदूर की सैलरी को कैसे कम किया जाए, उसको कैसे धोखा दिया जाए, उसके अकाउंट्स में कैसे गड़बड़ी की जाए, इसके लिए हमें इंटेलेक्ट की जरूरत है। लेकिन सिंपल उसको उसका जो बनता है वो देने के लिए हमें इंटेलेक्ट की जरूरत नहीं है। तो ये अगर जब तक जिसमें नहीं होगी तो सदविपर बनना कोई नहीं, सदविपर बनेगा नहीं। और फिर रहा स्पिरिचुअल पार्ट ऑफ सदविपर। तो जब तक मोरालिटी नहीं होगी तब तक स्पिरिचुअलिटी नहीं आएगी। तो हेंस मोरालिटी ही बेसिक है सदविपर बनने की। तो जब ऐसे सदविपर हमारे समाज में या हमारे बीच में आएंगे तो क्वेश्चन आता है प्राउड कब आएगा। तो प्राउड तभी आएगा, तभी प्राउड आना और सदविपर नियंत्रण में ये 2 पार्ट है। ये दोनों पार्टों को हमें मिलाना नहीं। हम नेक्स्ट कभी इसको डिटेल में भी ले सकते हैं, लेकिन अभी मैं इसको थोड़ा सा टच करके छोड़ दूंगी। प्राउड आना और सदविपर बोर्ड बनना या सदविपर बनना दो कनेक्टेड चीज हो सकती हैं, लेकिन 2 इनसेपरेबल हैं, ये सेपरेट है। प्राउड तो कल भी आ सकता है, जब कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म गिर जाएगा तो तीसरी कौन सी एक सोशियो इकोनॉमिक थ्योरी है, उसके सोच में लोग लगे रहेंगे, तो कुछ ना कुछ प्राउड की तरह इंप्लीमेंट होगा, या प्राउड को ही लेंगे, प्राउड को ही इंप्लीमेंट करेंगे अपना जैसा। प्राउड आना और सदविपर समाज आना और सदविपरों का केंद्र में एक नियंत्रण होना साइकिल का, वो डिफरेंट है। तो हम ये सदविपर समाज और प्राउड के बारे में नेक्स्ट क्लास में जरूर बात करेंगे। अभी समय हो गया तो हम क्वेश्चन आंसर लेंगे, और मैं चाहती हूँ कि इसमें क्वेश्चन आंसर जरूर, इसकी जो चीजें भूल गए हैं, तो अब हम जब भी कोई हमें बोले कि सदविपर क्या है, और हम लोगों को सदविपर कहलाने का बहुत शौक है, तो सबसे पहले साधना तो हमें करनी ही करनी है। वो इसलिए करनी है कि बाबा ने कहा है आप 2 समय साधना करो, तुम्हारी गारंटी है लिबरेशन। लेकिन ये भी बोला हुआ कि विदाउट यम नियम साधना नहीं हो सकती। तो यम नियम जब हम अपने में इनकलकुलेट करेंगे तो वैसा कंडक्ट होगा जो बाबा बोले थे कि आनंद मार्ग को तुम अपने कंडक्ट से टीच करोगे, लेक्चर से नहीं। लेक्चर तो हम सबको आते हैं देने, बाबा को पढ़ो और लेक्चर दो, और अपने आप में इनकलकुलेट ना करो। हम लोग हमने अपनी
अपनी एज में ही देखा है कि 50 साल से 40 साल से हम लोग सेमिनार अटेंड कर रहे हैं, बाबा की किताबें पढ़ रहे हैं, बाबा की किताबों को उसका बेसिक और उसका जो सार है उसको हम कितना इनकलकुलेट अपने में कर रहे हैं। हमें कोई कुछ कहता है तो हम उसके पीछे पड़ जाते हैं कि इसको तो मैं सबक सिखाऊंगी, इसको मैं कहाँ पे नीचे लगाऊं, इसकी कहाँ से मैं टांग खींचूं, ये चीजें अभी हमारे मन से नहीं गई। दूसरे का बच्चा अगर फर्स्ट आता है तो मेरा बच्चा क्यों नहीं आया, मुझे जेलसी होती है, मुझे हसद होती है कि दूसरी की बेटी के लिए अगर कोई अच्छा सा रिश्ता आता है तो क्या मेरी बेटी के लिए क्यों नहीं आया। क्या ये चीजें सब हमारे मन से गई हैं? अगर नहीं गई हैं तो अभी हम प्रण करेंगे कि सबसे पहले हम नियम फॉलो करने की कोशिश करेंगे और स्पिरिचुअलिस्ट बनने की कोशिश करेंगे। मुक्ति के बारे में नहीं सोचेंगे। मुक्ति तो बाबा ने हमको प्रॉमिस कर दी है, मुक्ति हमें जरूर मिलेगी, लेकिन क्या हम स्पिरिचुअलिस्ट इस लाइफ में बन पाएंगे, सद्विपर बन पाएंगे, और हम क्या अपने कंडक्ट से सिखा पाएंगे कि ये आनंद मार्ग है। आनंद मार्गी लोग इतने ब्रॉड माइंडेड लोग हैं कि छोटी मोटी चीजों को वो मन में नहीं रखते। अगर कभी डिस्कशन हुआ, डिबेट हुआ, लड़ाई हुई, कोई 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 छोटा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई तो वो चीजें हो गई, बात की, छोड़ दी। तो ये चीजें क्या हमने अपने लाइफ में लाई हैं? अगर नहीं लाई हैं तो इनको लाने की कोशिश करें तो साधना अपने आप ही अच्छी हो जाएगी। और वैसे ही लोग सद्विपर होंगे जिन पे हम लोग पूरी तरह से ट्रस्ट कर सकते हैं कि ये हमारी सोसाइटी के अगर क्या कहते हैं वो इसको चलाएंगे, नौका को चलाएंगे तो our life will be very safe in their hands. They can make any rules for the society and they will be the benevolent people. तो बेनेवलेंसी को डेवलप करने के लिए मोरालिटी इज वेरी वेरी नेसेसरी और बेसिक इंग्रेडिएंट है सद्विपर बनने का। तो अब मुझे लगता है अगर कुछ छूट गया है तो मैं क्वेश्चन आंसर में लेना लूंगी। और सब लोगों का धन्यवाद, और मैं चाहती हूँ कि क्वेश्चन आंसर ज्यादा आए। अगर नहीं आए तो मैं 5-10 मिनट के लिए एक और चीज बोलना। और हाँ, इसमें मीतू दीदी आपका क्वेश्चन जो था तो वो क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा आंसर हुआ है, अब आगे भी आंसर होगा कि कुछ लोगों ने बोला कि 4 प्रॉपर्टीज आनी चाहिए। वो 4 प्रॉपर्टीज एक ही सद्विपर में 4 क्लासेस कैसे आएंगी वो हम लोग आगे इसी चीज पे बात कर रहे हैं। तो सद्विपर कैसे क्लासलेस होगा, लेकिन वो क्लासलेस ऐसा होगा जैसे सूर्य की किरणों में 7 रंग है, तो 7 रंग जब इकट्ठे होते हैं तो सफेद रंग होता है। उस सफेद रंग में 7 रंग ऑलरेडी होते हैं, लेकिन अगर सफेद रंग को तोड़ा जाए और अगर पूरे एब्जॉर्ब हो सफेद रंग के पूरे एक भी कलर पूरे रंग रिफ्लेक्ट हो जाए तो ब्लैक हो जाता है। तो यही बात है, ये जो क्लासलेस सद्विपर होंगे वो होंगे ऑल द क्लासेस। लेकिन आगे भी हम इसको डिटेल में लेते रहेंगे। तो ये मीतू दीदी का क्वेश्चन का भी शायद आंसर हो गया, लेकिन पूरा नहीं हुआ तो आगे भी हम लोग इसको लेते रहेंगे। और अभी धन्यवाद, और अब मैं आपके क्वेश्चन आंसर लेने के लिए तैयार हूँ। और अगर क्वेश्चन आंसर ज्यादा नहीं हुए तो मैं 5-10 मिनट एक और चीज दीदी क्वेश्चन आंसर से पहले मैं और आप लोग सबको एक और चीज बताना चाहती हूँ कि कल हम लोगों का सेम इसी प्लेटफॉर्म पे क्लास होगा, और कल होगा हम लोगों का नमः शिवाय शांताय पे हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये अभी जस्ट स्टार्ट होने वाला है, तो अगर शुरू में नहीं ज्वाइन करेंगे तो फिर आप मिस कर देंगे अपॉर्चुनिटी को। तो आप जरूर ज्वाइन करें। कल के क्लास में अगेन लिंक शेयर कर दिया जाएगा सारे ग्रुप्स में, एंड उसके बाद और आज शाम को दीदी, और आज शाम को ये क्लास अंग्रेजी में होगी या दीदी आज दूसरे शाम हफ्ते को से? नहीं, विल प्लान ना मंडे को इंग्लिश में हम लोग लेंगे। जो नॉन स्पीकिंग ये हिंदी स्पीकिंग नॉन नहीं है इंग्लिश। उनके लिए, या नॉन स्पीकिंग हिंदी के पर्सन जो भी हैं उनके लिए हम लोग सेम टॉपिक को हम लोग इंग्लिश में लेंगे। तो साउथ इंडियन, नॉर्थ, और सो मेनी पर्सन दोज हु नॉट अंडरस्टैंड हिंदी प्रॉपरली, तो वो इवनिंग के क्लास में ज्वाइन करें। और उसके साथ ही अब क्वेश्चन आंसर सेशन है, सुप्रिया दीदी विल प्रोसीड फर्दर। थैंक यू दीदी, थैंक यू मीरा दीदी, थैंक यू सो मच मंजुला दीदी। दीदी ने हर बार की तरह बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है इस टॉपिक को, मॉरलिटी और स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताया है। तो दीदीज अगर इस टॉपिक के ऊपर कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो
पूछ सकते हैं। मीतू दीदी ने हैंड रेज किया हुआ है, आई गेस। मीतू दीदी कुछ बोलना चाहती हैं? Didi, namaskar. I have already raised my hand, I think, 30 minutes before. I'm sorry, Dada. I would like to just interrupt you a bit. Actually, Dada, in बोले the दीदी। beginning only we had. नहीं क्या पूछना चाहते हैं पूछना दीदी। Okay, okay, Dada. Didi has Hold on, allowed. hold on. Manjula Didi, please hold on. What you said, Supriya Didi, could you please come again? I could not, I was not able to hear you properly. Yeah, Dada. Actually, I just wanted to make you aware. In the beginning of the session only, like we had decided and said that this session is particularly for the Didis only on Tuesdays and Wednesdays. So on Thursdays, it is Mhm. open for Dadas as well. That is the rule. So we had decided that Dadas will put the questions in the chat box, and it depends on the like the person who is taking the class whether she will answer or not. So that is the way. So just I was trying to make you Anyways, aware. I was, anyways, Supriya Didi, I'm extremely very, yeah, I'm if the extremely very question sorry is for that, but relating to the if the question is relating to the subject, then go on, Dada. लेकिन हमें no issues, no हमें issues. बहुत Let me just complete myself first. I'm extremely very sorry to all of all of the member of this No group, problem, Dada. and No, extremely no. very sorry to Supriya Didi. I was not aware of this. मुझे पता नहीं था कि ये सिर्फ only for ladies है. else मैं जुड़ता भी नहीं इसमें, right? और मैं ऐसे भी GPI में जुड़ता भी नहीं हूँ. बहुत रेयरली मैं जुड़ता हूँ. आज मैं जुड़ गया तो मैं सोचा कि मंजुला दीदी ने जो बातें रखी Please थी. don't mind it. बस जो एक रूल है जो मुझे बताया गया है, I am just acting according to that. So please don't mind. No, नहीं दादा एक बात मैं ये है mind कि anyway. we had a bad experience with someone who was not the member, and the discussion was going without anything to do with that subject. So then we thought that let us restrict these things because Yeah. But I would only the suggest you on one thing on this. जैसे कि अगर आप participant देखेंगे, I'm extremely very sorry, I'm taking your time. Yeah, I understand that it's over, time is already over, but still I'm taking your time. But then again, I just wanted to suggest you one thing. Like I could see Acharya Amit Krishnanand and many other people having a male name. So ideally Pawan Kumar Mandal, right? So इनको आप पहले रिमूव कर दो. बोलने का मौका ही क्यों देना? जब अलाउ ही नहीं है तो इनको रिमूव भी कर दो ना. हमने अभी बात की थी कि दादा नहीं हमने अभी बात की थी कि if they want to listen it's okay because there is nothing to be hidden from them, but we want discussion only on the subject, not इधर उधर की बात नहीं होनी चाहिए बस. Right. वो I got हमारा it. एक very bad So experience just था इसलिए हमने ये बनाया. But got if it, you want Didi. to ask something relating the subject, I am open to it, Dada. Please. Got it. मंजुला दीदी, मैं आपको एक्चुअली मेरा तो कुछ ओपन टॉपिक नहीं है, लेकिन जो आपकी बातें सुना मैंने, चूंकि आई वाज नॉट अवेयर ऑफ द रूल, दैट्स व्हाई आई जॉइंड दिस फोरम फॉर दिस So मीटिंग. that's good, Dada. We have we have already told the rule that you can join. Yeah. That is good. So मंजुला दीदी, जैसा कि आप बता रही थी, मैं उस पर ही दो तीन बातें बोलना चाह रहा था. जहां तक आपने करी, मैं एक्चुअली आपके कमेंट में, आपके स्पीच में मैं दो ही बात बोलना चाहूंगा. कि जहां तक आपने बोला कि पहला बात आपने बोला कि दीदी कि जो है कि अगर किसी का कुछ दिया गया है और उसको हम लोग अपने हिसाब से मॉडिफाई करके ये बोल करके रखें कि दिस हैज बीन डन बाय मी, दिस इज माइन, राइट? सो दिस इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेड फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल. सो ये एक कोई मॉरल वैल्यू नहीं होता है सोसाइटी में. अगर श्री श्याम मूर्ति जी ने बहुत सारे पुस्तकें दी हैं, बहुत सारे बातें बोली हैं, अगर कोई सन्यासी या कोई गृही उनकी बातों को उनकी पुस्तक से निकल करके अपना नाम डाल करके बोले, तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल. तो फर्स्ट थिंग इज दैट पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जहां तक बात है, तो मनुष्य को अपने से खुद से ही मेहनत करके आगे बढ़ना चाहिए. दैट इज कम्प्लीटली फाइन. आपने एक बात और बोला जो मैं कमेंट करना चाहता हूँ. आपने बोला दीदी की जो है कि आपने बोला था कि किसी के बच्चे अगर फर्स्ट आ जाते हैं तो लोगों को लगता है कि मेरी बच्ची क्यों नहीं फर्स्ट आ रही है. अगर किसी की बच्चे लेट्स जस्ट सपोज मीतू सिंह दीदी है, मीरा सिंह दीदी है ना, अगर अब जब मैं हूँ, आप हैं, मंजुला दीदी, सुप्रिया दीदी हैं, अगर इनमें से हमारे बच्चों में से किसी बच्चे ने अगर मान के चलिए IIT क्लियर कर लिया, तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं हो सकता है मीरा सिंह जी के अंदर, मीतू सिंह जी के अंदर, सुप्रिया दीदी के अंदर ये ना कहीं ये भावना आ सकती है कि क्यों हमारा बेटा आगे नहीं बढ़ पाया. हो सकता है.
तो ये जो सवाल आप कर रहे थे ना दीदी, ये इसको मैं यही बोलना चाह रहा था कि बाबा ने कहा है कि बाबा ने बोला था कि गुड, बेटर और बेस्ट। आपकी या बातों को सुन करके मुझे लगा कि आप जो हैं, आप जिस कैटेगरी की हैं, आप बेस्ट कैटेगरी की हैं। आज आनंद मार्ग में सिर्फ और सिर्फ अभी तक मुझे मेरे ख्याल से 90% गुड है, 5% जो है 9%, 90% गुड है, 9% बेटर है और 1% बेस्ट है, और आप उस बेस्ट कैटेगरी में हैं। तो मैं नहीं तो दादा, बोलूंगा दीदी मैं तो बोलूंगा दीदी कि आप गलत समय पे आ गए, ठीक है? क्योंकि आज के डेट में आपके जैसा सोच विचार वाला व्यक्ति, इंसान मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये तो यही मैं बोलना चाह रहा था, दैट्स इट, यही मैं बोलना चाहता था। धन्यवाद, नमस्कार। नहीं दादा, मैं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगी, जरूर देना चाहूंगी। दादा मैं जो बोल रही हूँ मैं वैसी नहीं हूँ, प्लीज, मैं वैसी बिल्कुल नहीं हूँ। मैं सिर्फ बोल रही हूँ क्योंकि हमें डर लगता है जब हर कोई अपने आप को सद्विप्र बोलता है, तो हम सोचते हैं कि सद्विप्र, क्या हम ऐसे सद्विप्रों के, अपने जैसे, मेरे जैसे सद्विप्रों के हाथों में सोसाइटी को दे सकते हैं क्या? तो तब हमें सोचना पड़ता है कि सद्विप्र है कौन, असल में बाबा सद्विप्र कैसा चाहते हैं। तो बाबा का जब हमने पढ़ा कि स्टांच मॉरलिस्ट और सिंसियर स्पिरिचुअलिस्ट, तो तब जब हम सारी चीजें बाबा की देखते हैं, तो फिर मुझे लगा कि जो हम कहते हैं सबको कि साधना करो साधना करो साधना करो, वो तो करनी ही है, लेकिन फिर हम बाबा की किताबों को जब पढ़ते हैं तो लगता है कि साधना विदाउट यामा नियमा साधना इज एन इम्पॉसिबिलिटी, बोलते हैं बाबा। तो मैं वही बोलने जा रही हूँ दादा, ये बाबा का लिखा हुआ है, मेरा बिल्कुल नहीं है। अगर मैं अपने नाम पे लिखूं तो ये भी अस्थेय होगा। तो ये सारा बाबा की लिखी हुई बातें मैं एज ए तात्विक आप मुझे बोल सकते हैं, मैं आचार्य भी नहीं हूँ, मैं इनफैक्ट तात्विक की डिग्री भी मेरे पास नहीं है। तो मैं सिर्फ तत्वों को समझ के अपनी ओर से इंटरप्रेट करके अपनी कुछ मेंबर्स को ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि हम अपने कैरेक्टर को कैसे इवॉल्व करें और सद्विप्र बनने की कोशिश, और सद्विप्र बनने का जो हमारा स्वप्न है, सबका ही है, उसको कैसे फुलफिल करें, और सद्विप्र को कैसे समझें और उनको ट्रस्ट करने से हम घबराए ना। तो दादा ये मेरा अपना बिल्कुल नहीं है, ये बाबा का लिखा हुआ है, और मैं बिल्कुल सद्विप्र नहीं, और मैं तो आचार्य भी नहीं हूँ, मैं एक तात्विक हूँ दादा। और आप जो बोल रहे हैं गॉट इट दीदी, आप बोल रहे हैं कि आप सद्विप्र नहीं है, आप कोई आचार्य भी नहीं है, but the way you are explaining your your thoughts, the way you are putting your thoughts here, उससे तो दीदी यही पता चलता है अपने आप। I am explaining these things from the point of view of a Margi who gets scared, or who is thinking about how the Sadvipra Samaj will be, and sometimes gets scared if there is benevolent dictatorship, then how we will be managed under that dictatorship. So I just want to take the fear out of the Margis and Proutists that don't worry, Sadvipras will be like this, so they will be benevolent. Got it. Thank you so much, Dada, for pointing out those things. So anyways, thank you, Dada. And you are welcome to join and have all questions according to only the subject. Yeah, okay. Thank you so much, Didi. Thank you. So now Meetu Didi is there. We will take Meetu Didi's question. नमस्कार सभी को। और दीदी मेरी आवाज आ रही है क्योंकि मैं गाड़ी में हूँ? हाँ दीदी, जी आप जा रही हैं कहीं? अच्छा थैंक यू मंजुला दीदी, और थैंक यू बिट्टू, आपने बहुत अच्छा बोला। आई ऑल्सो एग्री विथ यू कि शी इज फ्रॉम 1% वी हैव, तो ये तो बात बिल्कुल सही है। दीदी मैं ये क्वेश्चन एक हमारे जो बच्चियां हैं या हमारे जो स्टूडेंट्स हैं या हमारे जो न्यू मार्गीज हैं उनके लिए पूछ रही हूँ कि हम लोग जैसे साधना में बैठते हैं, भी आप बैठिए, शुद्धि कीजिए, साधना कीजिए, हाउ दे कैन फाइंड आउट कि मेरी साधना सही हो रही है कि नहीं हो रही है? कुछ ऐसी चीजें हो सकती है कि उनको लगे कि हाँ मैं सही साधना कर रहा हूँ, या कुछ ऐसे चीज होती है जो कि चेंजेस उनके अंदर आना शुरू हो जाते हैं जिससे उनको एक इंडिकेशन मिले? बिकॉज ये ना बहुत मीतू दीदी, मुझे बहुत साल लग गए ये सोचने में कि मेरी साधना नहीं हो रही है। जी मीतू दीदी, मैं बोल रही हूँ इसमें 2 फैक्टर्स है।
एक तो फैक्टर है कि मेरी साधना अच्छी हो रही है नहीं हो रही है, वो तो हमें पता चल ही जाता है दीदी। जब हम साधना में बैठते हैं तो कंसंट्रेशन लगेगी, और जब आंख खुलेगी तो 1 घंटा हो गया होगा, तो लगता है कि साधना हुई है। साधना मीन्स एफर्ट हुई है। साधना डजंट मीन कि हम लोग उस अपने आप को कॉन्टेक्ट कर दिए तो जाना है, लेकिन साधना मीन्स कि कंसंट्रेशन तो हुई है। जब 1 घंटा हो जाता है, लेकिन कभी कभी नहीं होती है। 15 मिनट हुए होते हैं, 10 मिनट हुए होते हैं, हमें लगता है आधा घंटा हो गया है, तो इसका मतलब कंसंट्रेशन नहीं हो रही है। तो कंसंट्रेशन नहीं होने के लिए बाबा बोले हुए हैं कि शुद्धि किया करो, ज्यादा शुद्धि। तो शुद्धि का रिवाइज किया करो, शुद्धि को की। और फिर बाबा बोले हुए हैं, बाबा बहुत साधना के लिए तो बहुत पॉइंट्स बोले हुए हैं कि एक ही जगह पे बैठा करो, एक ही जगह पे आसन लगाओ काले इस पे जो अगले जो बहुत आगे वाली स्टेज पे हैं साधना के, उनके लिए ये बातें। स्टार्टिंग के लिए मेरे जैसे लोगों के लिए नहीं, हम तो जहाँ बैठते हैं वहीं पे साधना जितनी हुई नहीं हुई। लेकिन साधना नहीं हो रही है तो कीर्तन करो, साधना नहीं हो रही है तो कोशकी कर लो, कोशकी कर लो। आप एक क्या कहते हैं उसको, आसन कर लो, और फिर कोशकी कर लो, फिर उसके बाद कीर्तन कर लो। तो नेचुरली वो बाहर जो माइंड बाहर है मैटर में, जो भूत शुद्धि मीन्स मैटर से शुद्धि करना। भूत मीन्स मैटर, क्रिएटेड बीइंग। तो क्रिएटेड बीइंग से शुद्धि जब अंदर होगी तो साधना होगी। लेकिन साधना के बाद जो आगे वाली बात जो बाबा बोले हैं कि विदाउट यम एंड नियम साधना इज एन इम्पॉसिबिलिटी, तो हमने ध्यान देना होगा कि यम नियम भी फॉलो करने की ओर ध्यान दें, ताकि साधना तो अच्छी हो, साधना में तो डेवलपमेंट हो। सद्विपर बने ना बने, सद्विपर बहुत आगे की कंडीशन है, इसको छोड़ दीजिए। साधना के लिए, सद्विपर बनने के लिए तो मोरालिटी एक बेसिक इंग्रेडिएंट है। जब तक मोरालिटी नहीं होगी तो सद्विपर का नाम भी नहीं लेना चाहिए। मैं इतनी पता रिएक्ट क्यों होती हूँ, क्योंकि हम सभी मार्गी लोगों को सद्विपर बनने का इतना शौक है। कुछ लोग तो अब मैं भी होती थी, बहुत सी कमेटीज में होती थी जहां वो कमेटीज में अपने आप को सद्विपर बोर्ड बोलते थे, तो मैं वहां भी उठ के बोलती थी कि प्लीज ये सद्विपर का नाम मत लीजिए, डर लगता है कि सद्विपर बनना बहुत मुश्किल है। तो सद्विपर कैसे बोल सकते हैं हम अपने आप को सद्विपर? जब मैंने कहीं पे किसी जगह पे सद्विपर मत बोलिए बोला, तो उन्होंने अपने आप को एडहॉक सद्विपर बोल दिया। तो मैं हैरान होती हूँ कि वो कैसे बोल सकते हैं अपने आप को एडहॉक सद्विपर, क्योंकि सद्विपर को हमने पढ़ा नहीं है। तो सद्विपर का मेन है स्टांच मॉरलिस्ट, और स्पिरिचुअलिस्ट का भी मेन है मोरालिटी इज द बेस। तो हम लोग एक दूसरे को पहचान भी सकते हैं दीदी कि हमें कितनी मोरालिटी है और वो कितना स्पिरिचुअल फील्ड में आगे गया होगा। डजेंट मैटर वेदर ही इज ए मार्गी, ही इज ए न्यू मार्गी, ओल्ड मार्गी, वेदर ही इज ए पुरोधा। आप पुरोधा को भी पूछिए, पुरोधा लोगों को भी पूछिए, वो उनकी भी प्रॉब्लम्स हमारी जैसी आती होंगी साधना में। आई थिंक सो, आई डोंट नो, लेकिन आई थिंक सो उनकी भी वही प्रॉब्लम्स आती है जो हमारी आती हैं साधना करने में, कंसंट्रेशन में। सो उसका बेसिक है कि जितना हम यम नियम फॉलो करते हैं उतना साधना में डेवलपमेंट होती है। और दूसरी एक और चीज बाबा बोले कि जितनी साधना करोगे उतना सिंपलिसिटी आएगी लाइफ में। तो आप देखते हैं कि कुछ पुराने मार्गी हैं या बहुत ही अच्छे पुराने मार्गी हैं, जो बुजुर्ग मार्गी हैं साधना करने, वो बहुत सिंपल है। तो बाबा बोलते थे कि माइंड इतना सिंपल होना चाहिए। अवधूत के पास जो ये डंडा दिया हुआ है, तो इस डंडे का भी बाबा बोले थे कि इनका जो कंडक्ट है इतना सिंपल होना, डंडे की तरह सीधा होना चाहिए। तो ये स्पिरिचुअलिटी की एक कंडीशन है कि जब आदमी बहुत स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ जाता है तो सिंपलर हो जाता है। स्ट्रीट स्मार्टनेस से सिंपल हो जाता है, इंटेलिजेंट हो जाता है लेकिन सिंपल हो जाता है। तो द स्पिरिचुअलिस्ट हैज टू बी इंटेलिजेंट बट सिंपल। तो ये तो मेरी अपनी इंटरप्रिटेशन है दीदी, और भी कोई इंटरप्रेट कर सकते हैं बाबा की चीजों को और उस पर ध्यान दे सकते हैं। थैंक यू दीदी। और साथ में दीदी ये भी बता सकते हैं दीदी कि किस तरह लोगों को रियलाइज हो रहा है कि हाँ मेडिटेशन मैंने किया है तो मेरी कुछ तो प्रोग्रेस हो रही है। जैसे दीदी कंसंट्रेशन नहीं होता है लोगों को, तो वही मैंने कहा ना दीदी कि कंसंट्रेशन के लिए बाबा ने बोला है कि आप कंसंट्रेशन से पहले भौतिक वर्ल्ड से शुद्धि होना जरूरी है। तो शुद्धि के लिए कीर्तन, पहले 15 मिनट कीर्तन कीजिए। उसके अलावा एक और है, अब मुझे पता नहीं है मैं वो पॉइंट ऐसे बोलूं या नहीं, वहां पे कुछ आचार्य लोग भी हैं, लेकिन वो भी एक हमें पॉइंट बोला गया था और दैट इज ए गुड, वो भी एक
गुड सिस्टम है साधना से पहले करने का, लेकिन मुझे नहीं पता है कि मैं अभी बोल सकती हूँ या नहीं, मैं कितनी शुद्ध भी बोल सकती हूँ कि नहीं। नो हो प्रॉब्लम सकता है हम कभी डाउट है तो फिर दीदी एक बात बोलना चाहूंगा। कीर्तन के संबंध में बात हुई है, तो क्या इस सेशन को मैं अपने कीर्तन के साथ एंड करना चाहूंगा। अगर आप अलाउ करेंगे तो मैं जरूर कीर्तन गाऊंगा। जी दादा जरूर हम बिल्कुल दादा, लास्ट में कर सकते हैं जब हम सेशन को खत्म करेंगे। तो सुप्रिया दीदी जानती हैं क्या करेंगे। हाँ सुप्रिया दी। जी दीदी थैंक यू सो मच। दीदी मंजुला दीदी उनको अभी अच्छा, और दीदी किसी को साथ में कोई वर्षा क्वेश्चन है? किया हुआ है। वर्षा दीदी अपना माइक अनम्यूट करेंगे और आप बोलेंगे। दीदी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। दीदी, वेलकम। मंजुला दीदी की बहुत अच्छी क्लास हुई, इससे हम लोग क्या चार्ज हो गए हैं। बीच बीच में क्या होता है भूल जाते हैं, तो चार्ज जैसे सेमिनार में चार्ज हो जाते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हम कोशिश करेंगे कि अपने पथ पे आगे बढ़ते रहें। थैंक यू दीदी। थैंक यू दीदी। ये तो बाबा की हेतु कृपा है दीदी हम पे, जो हम मिल रहे हैं, और बाबा की हेतु कृपा है, जो पता नहीं कहाँ कहाँ से कैसे कैसे बात करवा देते हैं। तो उनकी कृपा है, उन्हें धन्यवाद कीजिए। इसके लिए थैंक यू। मंजुला दीदी को नमस्कार। नमस्कार दीदी। दीदी अगर आप परिचय भी देना चाहते हैं तो अपना ये ऑन कीजिए ताकि हम एक दूसरे को देख सकें। अभी तो पॉसिबल नहीं है। मेरा नाम निर्मला है। और मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि आपने कोई कहानी बताने को कहा था दीदी। जी 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 जी, बहुत बहुत अच्छा किया दीदी। ये मुझे रिसेंटली एक मार्गी की कहानी उन्होंने सुनाई थी, और मैं चाहती थी कि मैं सुनाऊं। तो एक मार्गी कोई वहाँ यूएस के कोई मार्गी थे, मेरी डॉटर ने मुझे सुनाई थी कल ये कहानी, और मैं चाहती थी कि मैं आपको सुनाऊं। तो मार्गी बात सुना रहे थे कि बाबा, वो कहीं बाबा से फील्ड वॉक पे गए हुए थे, कोई यूएस के मार्गी थे शायद। तो वो फील्ड वॉक पे गए, तो तब बाबा शायद नमामि कृष्ण सुंदरम पे क्लासेस दे रहे थे या क्या, तो उसी की बातचीत होती रहती थी। तो एक उन मार्गी ने बाबा से पूछा कि बाबा, ये जो द्रौपदी के चीर हरण की बात है, तो क्या ये सिर्फ सिंबॉलिक है या यह सचमुच हुआ था? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझे भी लगा, और उसका आंसर बाबा, तो बाबा कहते हैं, बाबा इसका बहुत देर तक चुप रहे। तो फिर वो दोबारा बाबा शायद वहाँ कहीं बैठ के टाइगर्स ग्रेव पे या कहाँ बैठ के फिर दोबारा पूछे कि तुमने क्या पूछा था? तो वो बोले बाबा, जो ये बाबा द्रौपदी का चीर हरण की बात है, जो उनको साड़ी मिली थी, तो क्या ये फिजिकली मिली थी या कुछ सिंबॉलिक है? तो फिर बाबा एक बहुत बाबा बोले कि जब इंसान अपने सभी जितने भी जितने भी अस्त्र होते हैं, तो इंसान को, वो ह्यूमन बीइंग्स को अपनी जितनी भी शक्तियां हैं, उन शक्तियों को एग्जॉस्ट होने तक परम पुरुष से मांगने की जरूरत नहीं होती है, और ना ही परम पुरुष देते हैं। जब तक आप अपनी शक्ति, अपनी कैपेसिटी को, अपनी पोटेंशियलिटीज को एग्जॉस्ट नहीं करते हैं, तो तब तक परम पुरुष आपकी हेल्प के लिए नहीं आते, नहीं फिजिकली हेल्प के लिए नहीं आते। लेकिन जब अपनी पूरी शक्तियों को, अपनी पोटेंशियलिटीज को, अपनी जितनी भी तुम्हारे हाथ में जितनी भी पोटेंशियलिटी, उनको एग्जॉस्ट कर देते हो और फिर सरेंडर कर देते हो, तो परम पुरुष फिजिकली आते हैं। तो इसका मतलब था कि बाबा ने बोला कि जब द्रौपदी ने अपने जितने रिसोर्सेस थे उनको आवाज लगाई, उनके लिए उनको उनसे जो उनकी एक्सपेक्टेशंस थी, उनको गालियां दी, उनको आवाज लगाई, उनसे उनको डांटा डपटा, और फिर अपनी तरह से जितनी शिद्दत से उन्होंने अपनी साड़ी को बचाने की कोशिश की। लेकिन जब उन्हें लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो हाथ खड़े कर दिए कि अब तुम ही बचा सकते हो। तो उस सरेंडर की हालत में परम पुरुष आते हैं। तो इसमें सबसे मेन चीज जो थी, तो उन्होंने कहा कि जब तक इंसान के पास अपनी जो क्वालिटी, अपनी जो पोटेंशियलिटीज है, अपनी जो शक्तियां हैं, जो कि ऑलरेडी परम पुरुष ने इंसान को दी हुई है, ह्यूमन को दी हुई है,
उन ह्यूमन माइंड की पोटेंशियलिटीज को एग्जॉस्ट होने तक परम पुरुष से मांगना बेकार है और ना ही परम पुरुष देंगे। तो अपनी जितनी भी पोटेंशियलिटीज उनको एग्जॉस्ट करने के बाद अगर कोई सरेंडर करके मांगता है तो परम पुरुष फिजिकली आते हैं। देखो मेरे नहीं, मुझे बहुत अच्छी लगी तो मैं चाहती थी कि मैं इस बात को और इस इंसिडेंट को भी आपको सुनाऊं। तो अब आपको कैसा लगा आप बताइए। ये एक मार्गी की स्टोरी है, बाबा ने खुद बहुत बोला है। अच्छा दीदी। जी जी, थैंक यू, आपने शेयर किया दीदी हम सभी के बीच में। मतलब जब तक हमारे पास पोटेंशियलिटीज हैं तब तक नहीं मांगना है। इसका मतलब है अगर हमारा बच्चा बीमार हो जाता है तो डॉक्टर के पास ले जाना, अपने हाथ से अपना पैसा खर्च करना या अपना जो कुछ करना है वो जब तक हम कर सकते हैं करना ही करना है। पहली ही हालत में हमें मांगना या मांगना नहीं। लेकिन जब हमारे सारे रिसोर्सेज एग्जॉस्ट होंगे तो तब फिजिकली भी आ सकते हैं। मांगना इसीलिए मना है कि तुम्हारे पास अपने जो रिसोर्सेज है उनको तो कंप्लीट कर लो। तो हम लोग तो रिसोर्सेज कंप्लीट करने से पहले ही हाथ खड़े करके बोलते बाबा मुझे ये दो, बाबा मुझे यहाँ से बचाओ, बाबा मुझे वहाँ ये कर दो, बाबा मुझे वो दे दो। तो ये चीज इसलिए भी शायद द्रौपदी के बारे में बाबा ने बोला। और एक और चीज मैं बोलने वाली हूँ, अगर मुझे समय है मीरा दीदी, मेरे पास 5 अगर मिनट है तो मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। वो मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि बोलूं और मुझे एक तो मैं बोलना चाहती थी चाइल्ड फूड का भी बोलना चाहती हूँ कि कैसे कैसे 6 महीने के बच्चे के बाद बाबा ने जो चाइल्ड फूड बोला हमने बोला है, शायद आप हमारे सभी मेंबर्स जानते हैं तो मैं वो नहीं बोलूंगी अभी। अगर नहीं जानेंगे तो शायद नेक्स्ट क्लास में कल भी मैं बोल सकती हूँ। लेकिन मैं आज एक और बात बोलने वाली हूँ। हम लोग दो बार फास्टिंग करते हैं। एकादशी का फास्ट बाबा ने जो दिया है तो कितने सनराइज टू सनराइज है। वैसे तो हम सनसेट से ही शुरू कर देते हैं। 12 घंटे 12-24 हम लोगों का कितने घंटे फास्ट होता है? आई थिंक 36 आवर्स हम करते हैं, लेकिन बोला गया है 24 घंटे का बोला गया है। सनराइज टू सनराइज बोला गया है ना। लेकिन हम लोग तो सुबह 5 बजे उठ के सहरी तो नहीं ना खाते हैं, पानी वानी पीते हैं, तो फिर ये रात से ही हो जाता है। तो 36 आवर्स का फास्ट शायद हम करते हैं। और ऑफिशियली तो 24 आवर्स का बोला गया। तो हम लोग फास्टिंग के बारे में जब बात करते थे ये होता, लेकिन आजकल जो बहुत से लोग जानते होंगे कि आजकल जो ये इंटरमिटेंट फास्टिंग का एक फैशन निकला हुआ है या एक साइंटिफिक सिस्टम निकला हुआ है। तो उस फास्टिंग में देखिए हमारे यहाँ तो पहले ही एक सिस्टम था कि हम लोग कहते हैं कि पुराने लोग इतने हेल्दी क्यों होते थे, आजकल के लोगों में इतनी डिजीजेस क्यों आ रही हैं। तो हम लोगों के पुराने कल्चर में या यहाँ के ओरिएंटल रिलीजन्स में, बहुत से रिलीजन में या कल्चर में ये था कि सनसेट होने से पहले ही खाना खाया जाए। तो सनसेट होने से पहले ही खाना खाया जाता था और सुबह सनराइज के बाद नेचुरली 8-9 बजे नाश्ता किया जाता था। तो ऑलमोस्ट 12 घंटे से ज्यादा फास्टिंग हो जाती थी सबकी। तो आजकल साइंस ने देखा है कि अगर 12 घंटे फास्ट हो जाता है, 12 घंटे से होता है तो 2 चीजें होती हैं। एक तो मेटाबॉलिज्म स्विच ओवर कर देता है एक दूसरे मोड में, तो उसको बोलते हैं सर्वाइवल मोड। और एक और प्रोसेस ट्रिगर होता है जिसे बोलते हैं ऑटोफेजी। आप लोग जानते होंगे, जो साइंस स्टूडेंट है, ऑटोफेजी क्या है आजकल बहुत है फैशन में। लेकिन वो अब हमारे पुराने गुरु लोग या हमारे जिन लोगों ने फास्टिंग बनाया था या जिन लोगों ने ये कल्चरली रखा था वो नहीं जानते। वो भी जानते होंगे, ऑटोफेजी का नाम नहीं जानते होंगे, लेकिन जानते जरूर होंगे कि इससे क्या क्या बेनिफिट्स है हेल्थ के। और बाबा तो नेचुरली बाबा तो जानते ही थे, इसलिए बाबा ने हमें फास्टिंग दिया। अब फास्टिंग पे जो रिसर्च करनी थी वो हमारा काम था, लेकिन चलिए किसी ने भी कर ली। तो उसमें ऑटोफेजी में होता ये है, जैसे आजकल बोल रहे हैं कि फास्टिंग से कैंसर क्यूर हो सकता है, फास्टिंग से डायबिटीज क्यूर हो सकता है, फास्टिंग से बीपी, फास्टिंग से बहुत सी ऑटो इम्यून डिजीजेस क्यूर करने का आजकल फास्टिंग को लिया, ऑटोफेजी प्रोसेस को लिया। तो ऑटोफेजी प्रोसेस वो है जो हमने पहली बार शायद मैं जब सेल के बारे में एक क्लास ली थी तो उसमें हमने कहा था कि सेल का अपना एक ऑटोमेटिक एक सिस्टम होता है हर चीज का, ड्रेनेज का, गार्बेज का, अनवांटेड थिंग्स को निकालने का, वांटेड थिंग्स को लेने का। तो हमने कहा था एक बार कि सेल अपने आप में एक सिटी है,
म्यूनिसिपल सिटी की तरह है, जो कि बहुत स्ट्रिक्ट रूलर है, जो किसी को बाहर की बॉडी को आने नहीं देती है अंदर। तो ये जो प्रोसेस है, अगर हम लोग सर्वाइवल, अगर स्ट्रेस दें, अगर हम सेल को एक स्ट्रेस दें, जिससे ये ऑटोफेजी का प्रोसेस स्पीडी हो जाता। ऑटोफेजी तो है ऑलरेडी। ऑटोफेजी का मतलब है जो हमारे वीक, मरे हुए, डिजीज या अनवांटेड सेल, या सेल का जो प्रोडक्ट है, अनवांटेड प्रोडक्ट है बॉडी में, तो वो सेल दूसरा सेल उसके प्रोडक्ट्स को खाना शुरू कर देता। ऑटो मींस अपने आप को खाना, अपने सेल को खाना, मींस मरे हुए सेल को, डिजीज्ड सेल को। अगर उसको पता चल जाए कि मुझे अब खाना नहीं मिलेगा, 12 घंटे के बाद, अब 12 घंटे तक उसे लगता है कि खाना मिलेगा 10 घंटे तक, 9 घंटे तक, 9 घंटे 10 घंटे होते ही वो पैनिक मोड में चला जाता है बॉडी। पैनिक मोड में जाने से क्या होता है कि सेल ढूंढना शुरू करते हैं कि शायद मुझे खाना ना मिले, बाहर से ना मिले। तो जब बाहर से नहीं मिलता है तो अंदर का ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो अंदर में पहले सफाई किस चीज की करते हैं ये सेल, जो वहां पे अनवांटेड थिंग्स है। तो अनवांटेड सेल होगा, अनवांटेड डिजीज होगी, वायरस होगा, बैक्टीरिया होगा, उस चीज को पहले खाता है वो। तो 12 घंटे के फास्ट के बाद अपने आप ही ये सेल ऑटोफेजी का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। और ऑटोफेजी का मतलब है गार्बेज को खाना शुरू कर देता है बॉडी अपने आप ही। बॉडी के सेल जो हेल्दी सेल है, तो उसमें जो प्रोटीन होता है, जो फर्ज कीजिए गार्बेज में कुछ प्रोटीन्स गए हुए हैं, कुछ मिक्स्ड अनवांटेड टॉक्सिक थिंग्स हैं, उसमें से वो निकालना शुरू करता है एनर्जी को। फैट है, फैट सेल्स को खाना शुरू कर देता है फैट सेल से। तो फैट, प्रोटीन वो अनवांटेड और गार्बेज में से निकालना शुरू कर देता है। तो ये जो प्रोसेस है, ये फास्टिंग 12 घंटे फास्ट के बाद शुरू होता है। तो हम कितने लकी हैं कि बाबा ने, आजकल तो लोग साइंटिफिक साइंस जान के फास्ट को शुरू कर रहे हैं 12 घंटे, 14-16 घंटे, लेकिन हमें तो पहले ही बाबा ने महीने में 2 बार फास्ट करने को कहा था। क्या कहा था कि तुम्हारा जितना भी अनवांटेड थिंग्स हैं, वायरस हैं, बैक्टीरियाज हैं, अनवांटेड ग्रोथ ऑफ सेल्स है, कैंसरस सेल्स हैं, वो ऑटोफेजी का स्पीड से बॉडी को क्यूर करने का प्रोसेस है फास्टिंग। तो आजकल लोग फैशन से वो चीजें कर रहे हैं जो हम लोगों को पहले से ही 16 पॉइंट्स में या यम नियम में बाबा ने पहले ही दी थी। और वैसे तो बाबा ने 4 फास्ट बोले हुए हैं, सबके लिए करने बहुत अच्छे होंगे, लेकिन रिलीजियसली फॉलो करने के लिए ग्रहियों को 2 फास्ट बोले हुए हैं और सन्यासियों को 4। लेकिन अगर ग्रही भी 4 करते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। अच्छा ही बॉडी की जो अनवांटेड वायरस, अनवांटेड बैक्टीरियल ग्रोथ, डायबिटीज हो या कैंसर हो, कैंसर भी क्योर हो सकता है। तो फास्टिंग का एक साइंटिफिक जो फायदा है वो बोलना मैं चाहती थी, आजकल जो साइंस ने रिसर्च किया है। तो धन्यवाद। आप लोग तो इसको पढ़ ही रहे होंगे आजकल, जितने भी साइंस में इंटरेस्टेड है। हाँ, दीदी ये तो हम सुन रहे हैं। और पर दीदी साथ ही साथ में जो अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं तो नाइट टाइम में करना बेटर है इंस्टेड ऑफ वो मॉर्निंग में बिल्कुल भी ब्रेकफास्ट। नाइट टाइम में दीदी, अगर नाइट टाइम को मैं वो कहने वाली थी कि हम लोगों को तो बाबा ने पहले ही कहा है, योगी चिकित्सा में किसी भी बीमारी में कहा कि सनसेट से पहले ही खाना खाइए। अगर हम 7 बजे खाना खा लेते हैं और सुबह 7 बजे 12 घंटे हो जाते हैं, 16 घंटे आजकल बोल रहे हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो नाइट इसलिए करते हैं क्योंकि नाइट को फिर उठ के हम खाना नहीं ढूंढते ना दीदी। दिन में करना बहुत मुश्किल होता है। दिन में तो एकादशी करते हैं, काफी है। तो ये अगर हम एकादशी के साथ साथ शाम को डिनर पहले खाना शुरू कर दें सनसेट से पहले, तो वो भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। और वैसे भी हमें बोला गया है, बाबा ने कहा है, जैनिज्म में कहा है, आयुर्वेदा में कहा हुआ है कि सनसेट से पहले खाना खाइए। तो नेचुरली सुबह अगर 16 घंटे का इंटरमिटेंट फास्टिंग में 16 घंटे का है, 16 इसलिए कि 12 घंटे के बाद ऑटोफेजी का प्रोसेस स्पीड अप होता है। तो 4 घंटे तक अगर ऑटोफेजी का प्रोसेस रहेगा और उसके बाद एक और बात चीज होना शुरू होता है कि ये जो फैट सेल्स हैं, ज्यादातर हम लोग फैट सेल्स के लिए ही फास्टिंग करते हैं। तो ये फैट निकालना, उसकी एनर्जी बनाना, ये काम 16 घंटे तक, 4 घंटे तक अगर हो जाता है तो आसानी से सुबह ब्रेकफास्ट हम कर सकते हैं 7 to 7 या 6 to 6 और फिर 10 बजे।
तो इसीलिए फास्टिंग और ये बिफोर सनसेट खाना खाना हेल्थ के लिए अच्छा है, हेल्थ के लिए। ये हेल्थ रूल्स है, ये स्पिरिचुअल रूल्स नहीं है। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच दीदी। और अभी कोई कुछ इस टॉपिक से रिलेटेड पूछना चाहते हैं आज के टॉपिक पे तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम अपना सेशन आज का एंड करेंगे। तो कल हम लोग नमो शिवाय शांताय पे इंट्रोडक्टरी क्लास लेंगे शायद। जी जी दीदी, सेम टाइम पर हमारा फर्स्ट क्लास रहेगा, तो फर्स्ट क्लास में सभी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज। जी जी दीदी, दीदी अगर सेशन एंड क्वेश्चन करेंगे नहीं कीर्तन आए के साथ। हाँ हाँ दादा, आई थिंक क्वेश्चन किसी के आ नहीं रहे हैं, तो आप 2 मिनट के लिए प्लीज कीर्तन करेंगे दादा। और अगर आपके यहाँ दीदी, आई थिंक आपकी साथ में लास्ट टाइम आप शायद मैरिड है दादा? जी जी दीदी, बिल्कुल आप सही पकड़े। हाँ, तो मुझे लगता है अगर दीदी है तो आप उन्हें भी बोलें कि बिल्कुल हमारे साथ ज्वाइन करें, कीर्तन करें। मैंने शायद सुना है आप दोनों को कीर्तन करते, तो हमारे प्लेटफॉर्म पे दीदी भी आए तो अच्छी बात होगी। पर धन्यवाद। एनीवे दादा, जैसा भी आपको कन्वीनियंट है तो आप स्टार्ट करें 2 मिनट कीर्तन के साथ में। एक मिनट सुप्रिया दी, पूनम दी आप हैं? जी दीदी मैं सुन रही हूँ। पूनम दी आप ये इसके पॉइंट, आपको इस सदविप्र की क्लास ठीक लगी या कोई दोबारा हम लोग किसी टॉपिक पे बात करें? आप सोचिएगा, मैं आपको इंडिविजुअली भी बात कर सकती हूँ। जी दीदी, हम लोग अलग से बात कर लेंगे तो अच्छा होगा। दीदी ये सदविप्र की क्लास आपको नहीं लगी कि ये थोड़ा दूसरे पर्सपेक्टिव से ये अच्छी होगी? दीदी हम लोग